नमस्कार साथियों, यूपीपीसीएस वन में आपका स्वागत है। 27 जुलाई को होने वाले आरओ एग्जाम हेतु हमारे द्वारा चलाई गई टेस्ट सीरीज की श्रृंखला का यह तीसरा टेस्ट है जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। आइए इसके सवालों को देखते हैं। इस टेस्ट सीरीज का पहला सवाल है, हाल ही में नटवर सिंह का निधन हो गया, उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नटवर सिंह जी कौन थे? तो नटवर सिंह जी मनमोहन सिंह जी की सरकार 2004 से 2005 तक विदेश मंत्री थे। उसके पहले वो पाकिस्तान के राजदूत के रूप में भी कार्य कर चुके थे। उन्हें 1984 में पद्म भूषण से नवाजा गया था और हाल ही में कुछ दिनों पहले 93 वर्ष की उम्र में उनका उनका निधन हो गया है। ठीक है, तो इसके स्टेटमेंट देखते हैं। उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार के विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया। तो मैंने आपको बताया कि 2004 से 2005 तक वे मनमोहन सिंह जी की सरकार में विदेश मंत्री के रूप में कार्यरत थे, तो यह स्टेटमेंट सही हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है, उनके द्वारा वन लाइफ इज नॉट इनफ एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक लिखी गई। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। उनके द्वारा ये पुस्तक वन लाइफ इज नॉट इनफ एन ऑटोबायोग्राफी यह लिखी गई है। इस पुस्तक में इन्होंने 2004 में जब सरकार बननी थी तब सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री ना बनने का कारण, सोनिया गांधी जो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनी उसका कारण यहाँ पर बताया है। उस कारण में उन्होंने बताया है कि राहुल गांधी जी ने सोनिया गांधी जी को मना कर दिया था कि आप प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, क्योंकि उनको अपने पिताजी और अपनी दादी जी को खोते हुए देखा था उन्होंने, और इस बात का उनको बहुत दुख था। ठीक है, बाकी इसमें और भी कई सारी बातें लिखी हुई है कि जो भी फाइल साइन होती थी वहाँ पर वो 10 जनपद पहले जाती थी, प्रधानमंत्री का कोई रोल नहीं था। तो ये सब राजनीतिक बातें हो जाएंगी। आप इस पुस्तक को स्वयं खरीदकर पढ़ सकते हैं, बेहतरीन पुस्तक है। अगला सवाल है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार निम्नलिखित में से किस स्थान पर वैदिक 3D संग्रहालय बनाने जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश सरकार वाराणसी में एक वैदिक 3D संग्रहालय बनाने जा रहा है। यह संग्रहालय संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में बनकर तैयार होगा। यह भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य को समर्पित होगा। यह भारतीय संतों के योगदान और शास्त्रार्थ की परंपरा को पुनर्जीवित करने का एक मंच होगा। और एक और जो मिशन जो 3D संग्रहालय वाराणसी में चल रहा है, और एक और मिशन इसके साथ चल रहा है, राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन। यह मिशन चल रहा है विश्वविद्यालय के संरक्षण हेतु। ठीक है, तो वैदिक 3D संग्रहालय कहाँ पर है? वैदिक 3D संग्रहालय वाराणसी में है। और एक राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन चल रहा है जो कि विश्वविद्यालय के संरक्षण से संबंधित है। अगला सवाल है, हाल ही में 3 दिवसीय सशस्त्र बल महोत्सव का आयोजन यूपी के किस शहर में किया गया है? तो यह आयोजन लखनऊ में किया गया है। लखनऊ छावनी में एक खेल परिसर है जिसका नाम है सूर्या खेल परिसर। वहाँ पर इस जो 3 दिवसीय सशस्त्र बल महोत्सव है इसका उद्घाटन हमारे चीफ मिनिस्टर योगी जी द्वारा किया गया। अगला सवाल है, हाल ही में चर्चा में रहे गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो जो गुरु घासीदास तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पर है? तो ये है छत्तीसगढ़ में। ये छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व है। छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व है। ये छत्तीसगढ़ में 4 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। 4 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है और ये देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ये देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है और अभी 7 अगस्त 2024 को यह छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अधिसूचित हुआ है। ठीक है, फिर एक बात निकल के आती है कि जब ये तीसरा सबसे बड़ा है तो पहला कौन है? तो नागार्जुन का त्रिशैलम जो है आंध्र प्रदेश, नागार्जुन त्रिशैलम टाइगर रिजर्व जो आंध्र प्रदेश में है वो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। और दूसरे नंबर पे असम का मानस टाइगर रिजर्व है और तीसरे नंबर पर है गुरु घासीदास जो तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व है। ठीक है, अब आइए इसके स्टेटमेंट देखते हैं। इसका पहला स्टेटमेंट है, यह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्यों में विस्तृत है। तो यह गलत हो जाता है। ये 3 नहीं बस खाली छत्तीसगढ़ में विस्तृत है और छत्तीसगढ़ के 4 डिस्ट्रिक्ट में विस्तृत है। अगला है, वर्तमान में यह देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। तो मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन त्रिशैलम टाइगर रिजर्व है जो आंध्र प्रदेश में है। तो यह तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। तो यह स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। तो इस सवाल के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। अगला सवाल है, हाल ही में किस भारतीय नौसेना जहाज ने स्पेनी जहाज अतलाया के साथ एक मेरीटाइम पार्टनर एक्सरसाइज किया है? मेरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज जो है वो कहाँ पर हुआ है? तो मिलेगा स्पेन में। मिलेगा स्पेन में मेरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज हुआ है
यह भारत के द्वारा चलाई गई एक एक्सरसाइज है जो अलग अलग देश की नेवी के साथ भारत इस एक्सरसाइज को कर रहा है। जैसे कि एक तो स्पेन के साथ आपको पता चला है, जर्मनी के साथ भी हुआ है, रशिया के साथ भी हुआ है, फ्रांस के साथ भी हुआ है। रशिया, जर्मनी, रशिया, फ्रांस और स्पेन, इन सभी की जो नेवी है उनके साथ भारत मैरीटाइम पार्टनर एक्सरसाइज कर रहा है अपनी जो नवल क्षमता है उसको और मजबूत करने की। ठीक है, तो इसमें भारत का कौन सा जहाज शामिल हुआ है? तो आईएनएस तबर शामिल हुआ है। जो स्पेन के साथ जो एक्सरसाइज हुआ है उसमें स्पेन का जहाज था अतलाया और भारत का जहाज था आईएनएस तबर। ठीक है, अगला सवाल है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में सुभद्रा योजना का शुभारंभ करेंगे? तो सुभद्रा योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी उड़ीसा में करेंगे। ठीक है, सुभद्रा योजना 17 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन होता है। प्रधानमंत्री जन्मदिन के अवसर पर वहाँ के जो सीएम हैं मोहन चरण मांझी जी, उन्होंने इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी द्वारा कराया। और इस योजना का नोडल ऑफिस कौन होगा? तो उड़ीसा गवर्नमेंट का जो महिला एवं बाल विभाग है वह इस योजना का नोडल ऑफिस होगा। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कीजिए कि 17 सितंबर 2024 को जिस दिन मोदी जी का जन्मदिन होता है उसी दिन जो उड़ीसा के सीएम है मोहन चरण मांझी जी, इन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा इस योजना का शुभारंभ करवाया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की किस स्थापना वर्षगांठ पर नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया? ठीक है, तो हाल ही में जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है उसकी 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। ठीक है, 75वीं वर्षगांठ पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन चल रहा था। उस सम्मेलन के समापन सत्र में जो हमारी प्रेसिडेंट है उन्होंने नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। नए ध्वज पर संस्कृत में लिखा हुआ है, ये तो धर्म स्ततो जया। ठीक है, तो जहाँ धर्म है वही जय है, इसका अर्थ होता है। ठीक है, अगला सवाल है, अभ्यास तरंग शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, यह भारतीय वायुसेना का एक बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है। ठीक है, ठीक है, तो यह सही हो जाता है, यह भारतीय वायुसेना का पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास होगा। और इसका अलग स्टेटमेंट है, हाल ही में इसका पहला चरण जोधपुर में संपन्न हुआ था। तो यह स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाता है। इसका जो पहला चरण है वो दक्षिण भारत के सुलूर में इसका पहला चरण संपन्न हुआ है। और जो दूसरा चरण है वह दूसरा चरण जोधपुर में इसका होने वाला है। ठीक है, तो पहला चरण दक्षिण भारत के सुलूर में और दूसरा चरण होगा जोधपुर में। ठीक है, और इसमें कौन कौन से एयरफोर्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं? तो जर्मन के, स्पेन के और फ्रांस के। ठीक है, अभी जर्मन, स्पेन, फ्रांस और रसिया हमने मेरी टाइम से रिलेटेड एक एक्सरसाइज के बारे में पढ़ा। अभी वायुसेना जो तरंग शक्ति अभ्यास है उसमें भी जर्मन, स्पेन, फ्रांस और भारत की वायुसेना एक साथ पार्टिसिपेट कर रही है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य विधानसभा ने पहली बार शून्यकाल की शुरुआत की? पहली बार किस राज्य ने शुरुआत की वो बात अलग है, पहली बार शून्यकाल की शुरुआत हुई कहाँ? पहली बार शून्यकाल की शुरुआत भारत में 1962 में हुई। 1962 में पहली बार भारत में ही शून्यकाल आया। पूरी दुनिया को शून्यकाल के दिन भारत में ही। ठीक है, शून्यकाल कब होता है? तो 12 से 1 में भारत में प्रश्नकाल चलता है। 12 से 1 के बीच में प्रश्नकाल चलता है। प्रश्नकाल के बाद 1 से 2 बजे तक शून्यकाल जो होता है। ठीक है, और शून्यकाल को शुरू करने के लिए पहले जिस दिन अगर शून्यकाल आज लगवाना है तो आज ही 10 बजे स्पीकर को एक नोटिस दिया जाएगा कि हमको शून्यकाल लगाना है, उसमें हमको ऐसे ऐसे प्रश्न पूछने हैं। ठीक है, शून्यकाल जब शुरू होगा तो लोकसभा में 20 मुद्दे उठाए जा सकते हैं और राज्यसभा में केवल 7 मुद्दे उठाए जा सकते हैं। इतनी चीजें हमको शून्यकाल के बारे में पता होना चाहिए। अब हमारा सवाल है, कौन सा राज्य विधानसभा जो है उसने पहली बार शून्यकाल की शुरुआत की है? तो हिमाचल प्रदेश ने पहली बार शून्यकाल की शुरुआत की है 4 सितंबर 2024 को। अगला सवाल है, हाल ही में निम्नलिखित में से इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बन गए हैं? ठीक है, तो इंग्लिश चैनल कहाँ है? इंग्लिश चैनल ये इंग्लैंड है, ग्रेट ब्रिटेन है, यूनाइटेड किंगडम है, जो भी आप इसको कह लें, और इसके नीचे ये फ्रांस है। फ्रांस के बीच में ऐसा एक जो भाग है उसको ही वाटर बॉडी है, उस वाटर बॉडी को ही इंग्लिश चैनल कहा जाता है। ठीक है, इस इंग्लिश चैनल की फ्रांस से लेकर ब्रिटेन तक की दूरी 42 किलोमीटर। ठीक है, इस 42 किलोमीटर की दूरी को हमारे 49 ईयर्स के सिद्धार्थ अग्रवाल जी ने तैरकर पार कर दिया है। ठीक है, सबसे ज्यादा उम्रदराज व्यक्ति भारतीय हैं सिद्धार्थ अग्रवाल जी, जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया है। अगला सवाल है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 18 फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के, उन्होंने ही हाल ही में 18 स्टेडियम, हर उत्तर प्रदेश के 18 डिवीजन में एक स्टेडियम, मतलब कुल मिला के 18 स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। और यहाँ पे टोटल 827 फुटबॉल के मैदान होंगे। 18 स्टेडियम होंगे और 827 मैदान होंगे। ठीक है,
अगला सवाल है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो कुछ पुस्तक के नाम दिए गए हैं, उसके आगे उनके लेखक के नाम हैं। ठीक है। कॉल ऑफ द गिर पुस्तक परिमल नाथवानी जी ने लिखी है। ये परिमल नाथवानी जी राज्यसभा के सांसद हैं। इन्होंने इसकी पहली प्रति पीएम जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनको भेंट की थी, इसीलिए यह पुस्तक हमारी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगला सवाल है भारत 800 एनविजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस, के वी सुब्रमण्यम जी, इन्होंने यह पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक का जो अनावरण है वो पीयूष गोयल जी ने किया है। पीयूष गोयल जी ने इस पुस्तक का अनावरण किया है, इसीलिए यह पुस्तक भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके लेखक के वी सुब्रमण्यम जी है। ठीक है। अगली पुस्तक है भारत के 75 महान क्रांतिकारी, जिसके लेखक का नाम लिखा है वीरेश प्रताप सिंह कौशिक, जो कि गलत हो जाता है। इस पुस्तक के लेखक भीम सिंह है। ठीक है। तो इसके अनुरूप ही यह तीनों पुस्तक जो है वह इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल है हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो उन्होंने इसका उद्घाटन महाराष्ट्र में किया है। महाराष्ट्र के लातूर जिले में। महाराष्ट्र के लातूर जिले में इन्होंने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है। यह कर्नाटक में जो एक बुद्ध विहार है जिसको कलबुर्गी कहा जाता है, उसकी प्रतिकृति है। ठीक है। उसकी फोटोकॉपी है। किसकी? कलबुर्गी। कलबुर्गी कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है। ठीक है। उसी की फोटोकॉपी है। अगला सवाल है हाल ही में उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो महिला आयोग का अध्यक्ष बबीता चौहान जी को नियुक्त किया गया है। उनके साथ ही आपको पता होना चाहिए कि अपर्णा यादव और चारू चौधरी जी, अपर्णा यादव और चारू चौधरी जी को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इनका टेन्योर 1 ईयर का है। ठीक है। अपर्णा यादव और चारू चौधरी जी महिला आयोग की उपाध्यक्ष नियुक्त हुई हैं और बबीता चौहान जी महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं। अगला सवाल है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है हाल ही में इसका आयोजन नई दिल्ली के राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र में किया गया था। तो यह स्टेटमेंट जो है वो सही है। हाल ही में इसका आयोजन नई दिल्ली के राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र में किया गया था। 3 अगस्त को मोदी जी ने इसके 32वें एडिशन का उद्घाटन किया है और इसकी थीम है ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स सस्टेनेबल एग्रीकल्चर फूड सिस्टम। ठीक है। यह इसकी थीम थी। और इसका सेकंड स्टेटमेंट है यह कॉन्फ्रेंस विश्व भर में खेती और उससे जुड़ी समस्याओं और उसके समाधान खोजने के लिए हर वर्ष आयोजित किया जाता है। तो यह स्टेटमेंट हर वर्ष जो यहाँ लिखा हुआ है इसकी वजह से गलत हो जाता है, क्योंकि इसका आयोजन हर तीसरे वर्ष किया जाता है। ठीक है। और भारत में इस बार इसका आयोजन 65 वर्षों के बाद हुआ है, तो यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगला सवाल है हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में दल बदलुओं के लिए पेंशन समाप्त करने वाला विधेयक पारित किया है? दल बदल 10 शेड्यूल में आता है। 10 शेड्यूल में दल बदल आता है। स्पीकर के पास दल बदल के लिए उसके खिलाफ निर्णय लेने का अधिकार है। दल बदल हमारे भारत में कैसे आया? तो 1967 में एक विधायक थे जिनका नाम था गयालाल। वो गयालाल जी ने एक ही दिन में 3 पार्टी बदल दी। तब से भारतीय संसद में एक चलन चला कि एक चलन का मतलब जो कहते हैं कहावत उसका उभारा है कि आया राम गया राम। ठीक है। इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए दल बदल लाया गया 10 शेड्यूल में। अब आप कमेंट करके बताएंगे कि दल बदल कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया था। ठीक है। तो इसमें जो हमारा सवाल है कि किसने विधेयक पारित किया है पेंशन को बंद करने के लिए, तो हिमाचल प्रदेश राज्य है, वो पहला राज्य ऐसा बन गया है। हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है जिन्होंने दल बदल करने वाले विधायकों की पेंशन वगैरह सब समाप्त कर दी है। ठीक है। अगला सवाल है आईएनएस अरिघात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत का तीसरा स्वदेशी एक विमान वाहक पोत है। तो यह स्टेटमेंट गलत हो जाता है क्योंकि यह दूसरा विमान वाहक पोत है। यह जो है आईएनएस अरिहंत की अपग्रेडेड कॉपी है। ठीक है। भारत के पास टोटल अभी तीन तीन न्यूक्लियर सबमरीन कहा जाए तो है। ठीक है। पहली अरिहंत है, दूसरी कौन सी है अभी जो हमने पढ़ा अरिघात, जो कि अरिहंत जो है वो पूरी तरीके से कमीशनड है और क्या कहते हैं अरिघात जो है वो कमीशन होने वाली है। और यह सब जाए जब तक शायद आपके पास ये वीडियो तब तक कॉन्फ्रेंस हो गई है। और तीसरा है हमारे पास एस थ्री अभी टेस्टिंग फेज में चल रही है। ठीक है। तो ऐसी 3 हमारे पास न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, सॉरी न्यूक्लियर विमान पोत हैं। ठीक है। विमान वाहक पोत हैं। दूसरा स्टेटमेंट है इसे विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना के शिप बिल्डिंग सेंटर के द्वारा बनाया गया था। तो यह स्टेटमेंट जो है हमारा सही हो जाता है। ठीक है। अब
इनका निर्माण किसके, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि इनका निर्माण किसके तहत किया जा रहा है, किस योजना के तहत, तो 1990 में भारत सरकार ने एक एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोग्राम शुरू किया था। इसी के तहत इन तीनों जो विमान वाहक पोत हैं उनका निर्माण किया जा रहा है। अगला सवाल है, हाल ही में किस आईआईटी ने विमान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एयरबस के साथ साझेदारी की है? ठीक है, तो इसका आंसर है आईआईटी गुवाहाटी ने एयरबस के साथ साझेदारी की है। अगला सवाल है, आदर्श सौर ग्राम योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का एक घटक है, तो यह स्टेटमेंट सही हो जाता है। जो आदर्श सौर ग्राम योजना है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का एक घटक है। सेकंड स्टेटमेंट है, इस योजना के अंतर्गत देश भर में प्रत्येक जिले में एक आदर्श सौर ग्राम बनाने पर बल दिया जाएगा, तो यह स्टेटमेंट भी सही है। आदर्श सौर ग्राम कैसे बनेगा, या तो मतलब उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, या तो उस गांव की आबादी 5,000 है और यदि विशेष स्थिति है तो 2,000 से ज़्यादा भी उसकी आबादी होगी तो भी चल जाएगा विशेष स्थिति में। मिनिमम आबादी जो जनरल जनरल जिला होगा उसके लिए 5,000 है, और अगर कोई विशेष स्थिति का जिला है तो उसके लिए 2,000 प्लस। ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट है, इस योजना के तहत हर राज्य में एक गांव को 1 करोड़ रुपए का केंद्रीय वित्तीय सहायता अनुदान मिलेगा। ठीक है, तो यह जो स्टेटमेंट है राज्य होने की वजह से गलत हो जाता है। हर जिले में एक गांव को 1 करोड़ रुपए का केंद्रीय वित्तीय सहायता का अनुदान मिलेगा। ठीक है। अगला सवाल है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन बने हैं? तो पेरिस ओलंपिक खेलों के समापन में भारत के ध्वजवाहक बने हैं प्रीतिपाल जी और हरविंदर सिंह जी। हरविंदर सिंह जी इन्होंने तीरंदाजी में आर्चरी में गोल्ड जीता है। ठीक है, और प्रीतिपाल जी हैं वो धावक हैं, इन्होंने 100 मीटर एंड 200 मीटर इन दोनों ही प्रतिस्पर्धा में मतलब रनिंग में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अगला सवाल है, हाल ही में मगर अगस्त 2024 में किस स्थान ने फौजियों के लिए इनोवेटिव टेक्नोलॉजी से खास जूते तैयार किए हैं, जिन्हें पहनकर चलने से न केवल बिजली बन सकती है बल्कि रियल टाइम में सैन्य कर्मियों की लोकेशन का भी पता लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसा करने वाली आईआईटी बन गई आईआईटी इंदौर, मद्रास, गुवाहाटी, हाँ आईआईटी इंदौर ऐसा करने वाली आईआईटी बन गई। ठीक है। अगला सवाल है, हाल ही में अरुण गोयल को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो क्रोएशिया। अरुण गोयल जी क्रोएशिया के राजदूत बन गए हैं। अगला सवाल है, डॉक्टर विक्रम साराभाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, ये भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के गुरु थे, तो यह स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाता है। ठीक है। अगला कथन है, इन्हें वर्ष 1972 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो यह स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाता है। इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। कौन से? पद्म विभूषण, ना कि भारत रत्न, तो यह स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस स्रोत से अशोक के राज्यकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति होने का उल्लेख मिलता है? ठीक है, तो दीपवंश और महावंश से अशोक के राज्यकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति होने का उल्लेख मिलता है। यह दोनों ही सिंहली बौद्ध ग्रंथ हैं। इन दोनों ही ग्रंथ में बौद्ध धर्म का इतिहास लिखा हुआ है। ठीक है, तो इन्हीं दोनों से द्वितीय बौद्ध संगीति अशोक के राज्यकाल में हुई थी, इसका उल्लेख मिलता है। दिव्यावदान भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। यह एक महत्वपूर्ण बौद्ध साहित्य है जिसमें समकालीन राजाओं का उल्लेख मिलता है। अगला सवाल है, उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं के संदर्भ में कौन से सही है? ठीक है, पहला स्टेटमेंट है, इसमें प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरह की गुफाएं मिलती हैं, तो यह स्टेटमेंट सही हो जाता है। उदयगिरी और खंडगिरी कहाँ पर है? तो आपको पता होना चाहिए कि एमपी के विदिशा में है। उदयगिरी और खंडगिरी दोनों ही एमपी के विदिशा में है। यह हिंदू और जैन धर्मावलंबियों से संबंधित है। यहाँ प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरह की गुफाएं मिलती हैं। उदयगिरी में 18 तथा खंडगिरी में 15 गुफाएं मिलती हैं, तो यह स्टेटमेंट भी सही है। अगला स्टेटमेंट है, खंडगिरी गुफाएं हाथी गुम्फा शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है, तो यह स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाता है। ठीक है। अगला सवाल है, शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय था, तो एक प्रेम कहानी थी किसकी? एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम कथा थी। ठीक है, और इस पुस्तक में क्या है? इस पुस्तक की पृष्ठभूमि पाटलिपुत्र की है। पाटलिपुत्र के अंदर की कहानी बताई गई है। इसमें समाज के अंतिम वर्ग कौन से नाई, दासी और एक गणिका, इन सबको चित्रित करने का प्रयास किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन कथन और कारण वाला सवाल है। कथन है, हर्षवर्धन ने प्रयाग संसद आयोजित की थी। ठीक है, तो हाँ, हर्षवर्धन हर 5वें वर्ष एक धार्मिक समारोह का आयोजन करता था और इसमें वह गरीबों और अनाथों को दान देता था। इसे ही प्रयाग संसद कहा जाता था। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही हो जाता है। अगला स्टेटमेंट है, वह बौद्ध धर्म की केवल महायान शाखा को लोकप्रिय बनाना चाहता था, तो यह स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन कारण कथन में अगर इसको क्योंकि पढ़ के चलोगे तो कथन कारण का सही व्याख्यान नहीं कर पाएगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है।
हर्षवर्धन ने प्रयाग संसद आयोजित की थी क्योंकि वह बौद्ध धर्म की केवल महायान शाखा को लोकप्रिय बनाना चाहता था। ये बिल्कुल भी तुकबंदी नहीं बैठ पा रही है, तो इसका व्याख्यान सही नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अगला सवाल है, सूची को सुमेलित करने का सवाल है। तो गुप्त वंश से क्या संबंधित है? गुप्त वंश से संबंधित है देवगढ़। देवगढ़ क्या है? देवगढ़ अभी यूपी के ललितपुर जिले में देवगढ़ उपस्थित है। चंदेल किससे संबंधित है? खजुराहो से संबंधित है। खजुराहो एक महत्वपूर्ण स्थान था चंदेल राजाओं के समय में। और चालुक्य की राजधानी थी बादामी। ठीक है, ये बादामी थी। इसका प्राचीन नाम आतापी वातापी आपने सुना होगा, तो इसका प्राचीन नाम है वातापी। ये चालुक्यों की राजधानी थी। पनमले जो है वो भी क्या कहते हैं, पल्लवों का एक ऐतिहासिक स्थल था। तो इसी के हिसाब से आप नीचे ऑप्शन से मैच कर लीजिएगा। जब तक आप अगला सवाल देखिए, जब तक मैं पानी पी लेता हूँ। और अगला सवाल है, राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे, वे थे। इसका आंसर जब तक आप कमेंट करके बताइए। सॉरी, राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे, वे कौन से थे? तो पाल, गुर्जर और राष्ट्रकूट यही यही थे जो कन्नौज पर आधिपत्य करने के लिए त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे। अगला सवाल है, मोहम्मद बिन तुगलक ने, कथन और कारण का सवाल है। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दीनार कहलाया। तो यह स्टेटमेंट सही है। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक सिक्का जरूर जारी किया था सोने का, जिसे इब्न बतूता ने दीनार कहा था। इस सिक्के में सोने की मात्रा कितनी थी? तो 175 ग्राम। जो पहले सोने के सिक्के चलते थे उसमें सोने की मात्रा कितनी होती थी? 175 ग्रेन। ठीक है, सॉरी ग्रेन, है ना। और जो नए सिक्के इसने चलाए उसमें उसने इस मात्रा को बढ़ाकर 200 ग्रेन कर दिया। ठीक है, 175 से 200 ग्रेन कर दिया। इसी सोने के सिक्के को इब्न बतूता ने दीनार कहा। कारण है, मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो कारण तो हो ही नहीं पाएगा, तो ये स्टेटमेंट क्योंकि गलत हो जाता है। अब इस स्टेटमेंट के बारे में समझते हैं क्या है। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशिया तथा उत्तर अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की नहीं, वह चांदी के सिक्कों की। उसने, आपको पता होगा, आपने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ा होगा, अरे मिडिवल हिस्ट्री पढ़ा होगा, 1330 में उसने एक टोकन मुद्रा जारी की थी जो कि चांदी का जो टंका होता है उसके समतुल्य थी, ना कि सोने के दीनार के समतुल्य। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट इसका इनकरेक्ट है। अगला सवाल भी कथन कारण से संबंधित है। कथन है, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था। तो यह स्टेटमेंट सही हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी वह शासक है जिसने सर्वप्रथम बाजार नियंत्रण सिद्धांत के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को व्यवस्थित किया। ऐसा ऐसा करने के लिए उसने सहना नामक अधिकारी की नियुक्ति की बाजार पर नियंत्रण करने के लिए। कौन से अधिकारी की? सहना अधिकारी किससे संबंधित है? तो बाजार पर नियंत्रण करने से संबंधित है। ठीक है, अगला स्टेटमेंट है, वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। तो यह स्टेटमेंट जो है वह गलत हो जाता है। वह अपने सेना को बढ़ाना चाहता था और बढ़ाना चाहता था। ठीक है, तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट जो है उसका इनकरेक्ट हो जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पुस्तकों के नाम दिए गए हैं, उनके लेखक दिए गए हैं, तो आपको पता होगा तुगलकनामा इब्न बतूता ने नहीं लिखी थी, तो तुगलकनामा लिखी है अमीर खुसरो ने। ठीक है, और इसमें तुगलकनामा में किसका जिक्र है? तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि तुगलकनामा में गयासुद्दीन तुगलक के खुसरो शाह पर विजय की याद में यह पुस्तक अमीर खुसरो ने लिखी थी। ठीक है, अगला सवाल है कथन और कारण वाला ही, सॉरी। विजयनगर जैसे खूबसूरत स्थान को चुनकर विरूपाक्ष एवं पम्मा देवी मंदिर बनाए गए थे। तो यह स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही हो जाता है। अगला स्टेटमेंट है, विजयनगर के शासकों ने पूर्वकालिक परंपराओं को अपनाया, उनमें नवीनता लाई और उन्हें आगे विकसित किया। यह स्टेटमेंट भी सही हो जाता है कि इसके दोनों कथन सही है। ठीक है, अगला सवाल है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इसमें मध्यकालीन कुछ भारतीय राज्य हैं और वर्तमान क्षेत्र कहाँ पर है। ठीक है, तो बसखाली जो इसमें दुर्गुर है वही बसखाली जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, और जो चंपक और जो कुलूत है ये हिमाचल प्रदेश में है, ना कि मध्य भारत और मालाबार में। ठीक है, दुर्गुर कहाँ पर है? जम्मू में है। चंपक और कुलूत कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में है। अभी कुछ समय पहले ही हमने जो कुछ त्रिपक्षीय संघर्ष की बात की थी, ये तीनों ही
भारतीय राज्य उस त्रिपक्षीय संघर्ष के पश्चात इनका उदय हुआ था। ठीक है, यह इनका निर्माण हुआ था। अगला सवाल है, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। ठीक है, बद्रीनाथ कहाँ पर है? यूपी में है। द्वारका कहाँ पर है? गुजरात में है। पुरी कहाँ पर है? उड़ीसा में है। श्रृंगेरी कहाँ पर है? कर्नाटक में है। ठीक है, अगला सवाल है सूची सुमेलित करने का। कुछ भक्ति छंद दिए हुए हैं और उनके पुराने व्यवसाय दिए हुए हैं। ठीक है, तो नामदेव जी जो थे वो क्या थे? दर्जी थे। कबीरदास जी क्या थे? पहले कबीरदास जी जुलाहा थे। रविदास जी मोची थे। और जो सेना थी वो नाई थे। ठीक है, तो इसी के हिसाब से आप इसको मैच कर लीजिएगा। अकबर का शासन किस लिए जाना जाता था? तो क्षेत्रों को जीतने के लिए जाना जाता था, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए जाना जाता था, न्यायिक प्रशासन के लिए जाना जाता था। अगला स्टेडियम धार्मिक कट्टरता के लिए नहीं, धार्मिक कट्टरता के लिए उसका शासन नहीं जाना जाता था, धार्मिक सहिष्णुता के लिए जाना जाता था। तो यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगला सवाल है, फतेहपुर का इबादत खाना क्या था? फतेहपुर का इबादत खाना वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। ठीक है, फतेहपुर के इबादत खाना का निर्माण कब हुआ था? 1575 में इसकी स्थापना हुई, ऐसा कहा जाता है इतिहासकारों द्वारा। यहाँ बैठकर वह अनेक अलग अलग धर्मों के बारे में जानकारी प्राप्त करता था और अलग अलग धर्मों के बारे में जानना चाहता था। अगला सवाल है, रोलेट एक्ट का लक्ष्य था। रोलेट एक्ट बिना अपील, ना कोई अपील ना कोई दलील, सीधे जेल। ठीक है, तो बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई की प्रक्रिया को संक्षिप्त कर देना, यही रोलेट एक्ट का लक्ष्य था। अगला सवाल है हमारे पास, निम्नलिखित दिग्गजों में से कौन सा सही सुमेलित है? ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है, लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त से संबंधित है। तो जी, लॉर्ड कॉर्नवालिस जी जो थे वो स्थायी बंदोबस्त से संबंधित थे। बाकी भी हम चीजें देख लेते हैं। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता किससे संबंधित है? तो जॉन लॉरेंस से। जॉन लॉरेंस से चतुराईपूर्ण निष्क्रियता संबंधित है। सहायक सैन्य किससे संबंधित है? तो वेलेस्ली से। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सारा जगत जानता है एवो ह्यूम ने की थी। ठीक है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल है, 1919 के भारत सरकार अधिनियम ने केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित किया है। सही स्टेटमेंट है। फिर अगला है, प्रांतीय कार्यकारिणी में द्विशासन आरंभ किया। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाता है। अगला स्टेटमेंट है, भारत में संघीय शासन प्रणाली का आरंभ किया। तो यह स्टेटमेंट भी सही हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या किया? तो प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था शुरू की, लोक सेवा आयोग का गठन किया, पहली बार महिलाओं को मत देने का यहाँ पर अधिकार मिला है। पूरी तरीके से नहीं मिला, सभी महिलाओं को नहीं मिला, लेकिन महिलाओं कुछ कुछ महिलाओं को मिला। तो ठीक है, तो पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार भी 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा मिला है। और केंद्रीय बजट को राज्य बजट से इस अधिनियम में अलग कर दिया गया है। ठीक है, अगला सवाल है, भारत में 19वीं शताब्दी के जनजाति विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझाकरण मुहैया कराया? ठीक है, तो देखना है, भू राजस्व की नई प्रणाली का लागू होना। ठीक है, ये सही है, भू राजस्व की नई प्रणाली लागू हुई थी। और जनजातीय उत्पादों पर कर का लगाया जाना, नहीं, जो यहाँ पर जनजातीय उत्पाद आ गए हैं इसकी वजह से यह जो ऑप्शन है वो गलत हो जाता है। ठीक है, अगला है, जनजातीय क्षेत्रों में विदेशी धर्म प्रचारकों का प्रभाव। तो विदेशी धर्म प्रचारकों का प्रभाव देखा तो गया था, किंतु सभी क्षेत्रों पर नहीं देखा गया था। सभी जो जनजातीय क्षेत्र है वहां पर नहीं देखा गया था। तो ए भी गलत है, बी भी गलत है। अगला देखते हैं, जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलियों के रूप में बड़ी संख्याओं में महाजनों, व्यापारियों और लगान के ठेकेदारों का बढ़ना, यह एक कारण भी है। लेकिन समस्त जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलियों की बढ़ोतरी नहीं हुई थी। तो यह भी एक संपूर्ण पिक्चर हमको बना के नहीं दे पाता, तो यह भी गलत हो जाता है। ठीक है, अगला स्टेटमेंट है, ऑप्शन है, जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। तो यह जो ऑप्शन है यह इसका एकदम सही व्याख्या करता है। जो जनजाति भूमि थी उसका क्या कहते हैं, और उसको संपूर्ण क्या कहते हैं, कब्जा कर लिया था। जो वन क्षेत्र था उसको भी राज्य की संपत्ति बता दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। तो इसकी वजह से जो जनजातियां थी वह मतलब युद्ध स्तर पर आ गई थी। ठीक है, अगला सवाल है, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन समिति एसजीपीसी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, यह 19वीं सदी के अंत में सिंह सभाओं के राजनीतिक पक्ष में प्रारंभ हुई थी। यह कथन बिल्कुल सही हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट है, यह 1920 में आगामी अकाली आंदोलन के भाग के रूप में बनाई गई थी। तो यह स्टेटमेंट भी सही हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट है, सरकार द्वारा जोड़ तोड़ करके बनाई गई वफादार समितियों में सिख पूजा स्थलों का नियंत्रण वापस लेने के लिए इसे संस्थापित किया गया था। तो यह स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाता है। इसका जो निर्माण इसको ये संस्थापित किया गया था वह गुरुद्वारा प्रबंधन के लिए किया गया था, ना कि किसी पूजा स्थलों का नियंत्रण वापस लेने के लिए। ठीक है, अगला स्टेटमेंट है, इसने समूहों जत्थों के साथ समन्वय करने के लिए अकाली दल बनाया ताकि पूजा स्थलों का नियंत्रण वापस लिया जा सके। तो यह स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाता है। अगला है सवाल हमारे पास, लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए थे, क्यों?
क्यों भेजा गया था उनको? यथासंभव भारत को संयुक्त रखने के लिए विशेष हिदायत के साथ। लेकिन जो मुस्लिम लीग थी वो अपनी जिद पर अड़ी रही और हमको भारत और पाकिस्तान को 2 अलग-अलग भागों में विभाजित होना पड़ा, जिसके कारण आपने देखा कि अमुक दिवस पहले जम्मू कश्मीर में एक हादसा हुआ और 28 सिविलियन जो थे उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। तो ये सब इसी का नतीजा है। 1909 से शुरू हुआ ये सब और आज बहुत दूर आ चुका है। ठीक है। अगला सवाल है 1935 ईस्वी के भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा क्या थी? तो इसके पीछे अंग्रेजों की असली मंशा थी राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यक्त करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। ठीक है। तो हम चाह रहे थे कि हमको पूर्ण रूप से हमको आज़ाद कर दिया जाए। ठीक है। तो हम उसी जिद पर अड़े हुए थे। तो उस जिद को हमको कौन मतलब अंग्रेज चाहते थे कि राजाओं का फिर से शासन आ जाए, राजा जो थे वो इनके सिद्धांतों को खत्म कर दें। ठीक है। और यहाँ पे फिर से क्या कहते हैं कि राजनीतिक शासन शुरू हो, तो इसलिए उन्होंने राजाओं का यूज किया था। अगला सवाल है भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटी निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो घटना कौन सी हैं? चौरा चौरी की हिंसा कब हुई? फरवरी 1922। माल्य मिंटो सुधार कब आया? 1909। दांडी यात्रा कब शुरू हुई? 1930। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब आया? 1919। ठीक है। तो सबसे पहले मांडले मिंटो सुधार आया 9 में, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया 1990 में। ठीक है। फिर चौरी चौरा हिंसा 1922 में हुई, जिसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया। फिर दांडी यात्रा 1930 में शुरू हुई। ठीक है। अगला सवाल है 1942 ईस्वी के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था। ठीक है। महत्वपूर्ण पहलू था द्वितीय सेकेंड वर्ल्ड वॉर के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद का प्रदान करना। ठीक है। ये 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था। अगला सवाल है हमारे पास निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस को व्यापारिक वर्ग का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। अरे बहुत गलत लिखा है। असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस को जो व्यापारिक वर्ग था उसका क्या कहते हैं समर्थन प्राप्त हुआ, जिसके कारण ही कांग्रेस एक बड़ी संस्था बन के निकली। इसके जो क्या कहते हैं जो कोष था उसमें भारी बढ़ोतरी हुई। पहले जो कोष 40,000 था वो 130 लाख रुपए पहुंच गया। ठीक है। 1,30,000 रुपए कुछ ऐसे मतलब पहुंच गया था, मतलब बहुत बड़ी बढ़ोतरी हो गई थी, जिसके कारण अंग्रेज बहुत चिंताजनक अवस्था में आ गए थे, बहुत चिंतित हो गए थे। अगला स्टेटमेंट है असहयोग आंदोलन की असफलता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय प्रतिनिधियों वाले एक वित्तीय आयोग का गठन किया था। तो यह जो है वो स्टेटमेंट गलत हो जाता है। भारतीय प्रतिनिधि वाले एक वित्तीय आयोग का गठन नहीं, अंग्रेजी प्रतिनिधि थे उसके अंदर। ठीक है। अगला सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कश्मीरी घाटी की उत्तरी सीमा लद्दाख श्रेणी तथा दक्षिणी सीमा पीर पंजाल श्रेणी द्वारा निर्मित है। तो आपको पता होगा, आपने मैपिंग की होगी, जो कश्मीरी घाटी है उसकी उत्तरी सीमा लद्दाख श्रेणी नहीं, जास्कर श्रेणी जास्कर श्रेणी जो है वो उसकी उत्तरी सीमा है और दक्षिणी सीमा बिल्कुल सही है, पीर पंजाल श्रेणी द्वारा निर्मित है। सेकंड स्टेटमेंट है कश्मीरी घाटी की भांति काठमांडू व पोखरा घाटियों का निर्माण महान व मध्य हिमालय के मध्य करेवा निक्षेपों से हुआ है। तो यह स्टेटमेंट भी सही हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट है पूर्वी हिमालय जिसे असम हिमालय भी कहा जाता है का भौगोलिक लघु खंडों में विभाजन प्रमुख जनजातियों के आधार पर किया गया था। तो ये भी सही है। फोर्थ स्टेटमेंट है कश्मीर घाटी व कारगिल का संपर्क जोजिला दर्रे द्वारा होता है। तो यह स्टेटमेंट भी जो है वो सही हो जाता है। अगला सवाल है पश्चिमी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है प्रायद्वीपीय पठार में बहने वाली बड़ी बड़ी नदियों का स्रोत है। तो यह बिल्कुल आपका जो स्टेटमेंट है वह सही हो जाता है। प्रायद्वीपीय पठार में बहने वाली बड़ी बड़ी नदियों का स्रोत है। और आपको पता होगा कि पश्चिमी घाट जो है वो उत्तर से दक्षिण दिशा में ताप्ती नदी कन्याकुमारी तक विस्तृत है। ठीक है। और यह एक दीवार भांति खड़ा ढालनुमा मतलब आकृति है, दीवार की तरह एक खड़ी ढालनुमा है। इसमें से अगर पार जाना है तो बस खाली दर्रों के सहारे होकर ही पार जा सकता है, ऐसे पहाड़ों को चढ़कर नहीं। ठीक है। और बिल्कुल ही बड़ी बड़ी नदियों का स्रोत है, आकार की दृष्टि से एक संपूर्ण इकाई है, यह दीवार की भांति खड़ा है जिसे केवल दर्रों से ही पार किया जा सकता है। ठीक है। अगला 52 नंबर का सवाल है नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक नदी तंत्र का जिस क्षेत्र में जल प्रवाहित होता है जिसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। अपवाह किसे कहते हैं? अपवाह शब्द क्या होता है? अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का अपवाह क्षेत्र जो होगा उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदियां होगी। ठीक है। जो बड़ी बड़ी नदियां हैं वो उत्तर प्रदेश का अपवाह क्षेत्र होगा। फिर एक नदी तंत्र जैसे गंगा नदी तंत्र हो गया, तो गंगा नदी तंत्र जो है वो जिस क्षेत्र से जल प्रवाहित होती है उसको ही अपवाह द्रोणी कहते हैं, गंगा द्रोणी। ठीक है। गंगा की अपवाह द्रोणी। वही जो पहला स्टेटमेंट है वो सही हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट है कोई भी ऊंचा क्षेत्र जब दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करता है तो उसको
बिल्कुल श्योर, जल विभाजक कहा जाता है, तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो भी सही हो जाता है। उसके दोनों ही स्टेटमेंट सही है। 53वां सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। घाघरा नदी का उद्गम स्रोत चेमयुंगडुंग चेमयुंगडुंग ग्लेशियर है, ठीक है। तो घाघरा नदी का जो उद्गम स्रोत है वो मैप चांचुंगो हिमानी है। और जो चेमयुंगडुंग है वो जो है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्रोत है, ना कि घाघरा नदी का, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो उल्टे लिखे हुए हैं। यहाँ पे मैप चांचुंगो यहाँ पे होना चाहिए था और चेमयुंगडुंग यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है। तो इसी हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, लौटती हुई मानसूनी पवनों बंगाल की खाड़ी से जल वाष्प ग्रहण करके दक्षिण पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु में वर्षा करवाती है, ठीक है। तो ये गलत है, तमिलनाडु में वर्षा दक्षिण पूर्वी नहीं उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में होती है, ठीक है। तो स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट है, शीतकाल में रात्रि के तापमान में वृद्धि पश्चिमी विक्षोभ के आने का पूर्व संकेत है, तो यह स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाता है। अगला सवाल है, ग्लोब पर भारत की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा एक सही नहीं है पूछा गया, ठीक है। तो स्टेटमेंट है, भारत का प्रायद्वीपीय भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो कर्क रेखा है वो भारत को लगभग दो भागों में विभाजित करती है। साथ ही भारत को महाद्वीपीय और उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेशों में भी विभाजित करती है, ठीक है। और उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में विभाजित करती है। कर्क रेखा का जो दक्षिण वाला भाग है, साउथ वाला भाग, जिसमें प्रायद्वीपीय भारत शामिल है, वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, ठीक है। क्योंकि वो इसके पास में है, क्या कहते हैं, इक्वेटर के एकदम पास आता है, तो वो क्या कहते हैं, वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होता है, वो जो हमारा साउथ वाला पार्ट है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। जबकि कर्क रेखा का जो नॉर्थ वाला भाग है, कर्क रेखा से अगर नॉर्थ में जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर लगभग पूरा जो है महाद्वीपीय प्रकार का है। यहाँ पर उपोष्ण कटिबंधीय होता है, ठीक है। तो इसमें लिखा है भारत का प्रायद्वीपीय भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, तो ये सही हो जाता है। उत्तरी भाग उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है, दोनों स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर होगा ना तो एक ना ही दो, दोनों में से कोई भी गलत नहीं। 56 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? तो बताइए इसमें से कौन सा नहीं है? तो जावर जो है वो लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है, ठीक है। ये जो बादाम पहाड़ी है ये कहाँ पर स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। बादाम पहाड़ी उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। और बैलाडीला कहाँ पर अवस्थित है? बैलाडीला छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। और अनंतपुर कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। ये सब जो है वो लौह अयस्क खदानें हैं। और जो जावर है, जावर राजस्थान में स्थित है, राजस्थान के उदयपुर में। यहाँ पे जो नॉन फेरस मेटल है, जैसे चांदी हो गया, जिंक हो गया, शीशा हो गया, यहाँ पे ये सब नॉन फेरस मेटल्स मिलते हैं, ठीक है। और बादाम पहाड़, बैलाडीला, अनंतपुर, यहाँ पे आयरन और मिलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोल माइनिंग भी है, तो आयरन और भी मिल रहा है, ठीक है। अगला सवाल है, भारत में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राकृतिक गैस गोंडवाना संस्तरों में पाई जाती है, ठीक है। तो जो यह स्टेटमेंट है यह गलत हो जाता है। भारत में जो गोंडवाना संस्तर है मुख्यतः ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में पाया जाता है। इन गोंडवाना संस्तरों में कोयले के भंडार पाए जाते हैं, जबकि प्राकृतिक गैस का इन संस्तरों से इन जो जगह है यहाँ पर पूर्णता अभाव है, ठीक है। गोंडवाना संस्तरों में यहाँ पे क्या पाया जाता है? कोल, ठीक है, ना कि नेचुरल गैस, ठीक है। तो यह स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट है, अभ्रक प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है। तो यह स्टेटमेंट कोडरमा में जो है अभ्रक वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है ये सही हो जाता है। अभ्रक का उत्पादन अभ्रक का उत्पादन मुख्यतः आंध्र प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और बिहार राज्य में होता है, ठीक है। और झारखंड में कहाँ-कहाँ पर होता है? कोडरमा कहाँ पर? झारखंड में ही है। कोडरमा के सिवा झारखंड में और अभ्रक का उत्पादन कहाँ-कहाँ पर होता है? तो सिंहभूम में, धनबाद में, हजारीबाग में, गिरिडीह में और रांची में, ठीक है। अगला सवाल है, धारवाड़, अगला स्टेटमेंट है, धारवाड़ खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। तो जो धारवाड़ है वो खनिज तेल के लिए नहीं, ये धात्विक खनिजों के लिए, ठीक है। धात्विक खनिजों के लिए यहाँ पे उपस्थित है ये धारवाड़ चट्टानों में, ना कि कोई खनिज तेल की। खनिज तेल का यहाँ पर पूर्णता अभाव है, ठीक है। खनिज तेल कहाँ पर पाया जाएगा? कोई एक मतलब मान लो कि लैंड का पार्ट है, जमीन का पार्ट है, तो जमीन का पार्ट पहले जमीन के ऊपर था, वहाँ पे पेड़ उगते थे, बहुत जीवा मतलब क्या कहते हैं, जीव जंतु थे, ठीक है। लेकिन एक समय ऐसा आया कि जो वाटर था, पानी, समुद्र का, नदी का कोई पानी, उस जमीन के ऊपर आ गया। जमीन जो थी वो अंदर धंस गई पानी के अंदर, ठीक है, या कहीं जमीन की अंदर धंस गई। कोई भूकंप आया, कुछ भी आया, मतलब अंदर चली गई, वो जीवाश्म को पूरे के पूरे लेके अंदर चली गई। तो वहां पर क्या हुआ? वहां पे वहां पर आपको फिर क्या कहते हैं, फ्यूल मिलेगा, ठीक है, खनिज तेल मिलेगा, बाकी ऐसे चट्टान वगैरह पर नहीं। फिर अगला सवाल है, भारत में यूरेनियम खनन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है।
पहला है यूरेनियम धारवाड़ सेलों में पाया जाता है। बिल्कुल ये स्टेटमेंट जो है एकदम 100% सही है। यूरेनियम जो है भारत के धारवाड़ सेलों में पाया जाता है। बाकी सेकंड स्टेटमेंट है नागालैंड और मणिपुर में इसके आंशिक भंडार की खोज हुई है, तो यह स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ठीक है, भारत में क्या है कि धारवाड़ चट्टानों में यूरेनियम भंडार मौजूद है। फिर ये जो झारखंड है अपना, झारखंड में सीमपुर कॉपर बेल्ट है। उसके साथ साथ में कहाँ पर, राजस्थान के उदयपुर में, अलवर में, झुंझुनू जिले में, और उसके साथ में छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में, फिर महाराष्ट्र में भी इसके भंडार मिलते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश में भी धारवाड़ चट्टानों के में जो यूरेनियम है उनके भंडार प्राप्त होते हैं। ठीक है, और 2019 में यूरेनियम भंडार की कुछ मात्रा शेषाचलम वन और श्रीशैलम, जो कि कहाँ, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी छोर में है। ठीक है, यहाँ पर इनके बीच में खोजी गई थी। तो इतने जो क्षेत्र हैं यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध हैं। नागालैंड और मणिपुर में यूरेनियम नहीं प्राप्त होता है। अगला 59 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली बाढ़ चादर के सर्वाधिक संभव कारण हो सकते हैं। ठीक है, बाढ़ चादर के सर्वाधिक संभव कारण, राजस्थान में तो विरल वर्षा तो उसका एक कारण नहीं होगा। आकस्मिक उच्च तीव्रता वाली वर्षा यह इसका एक कारण है। ढीली बलुआ मृदा के साथ विरल वनस्पति यह भी इसका एक कारण है। ठीक है, जो राजस्थान का पश्चिमी भाग है उसको थार मरुस्थल कहते हैं, वो थार मरुस्थल के क्षेत्र से संबंधित है। अतः इस भूभाग में प्रायः अल्पतम वर्षा के कारण वनस्पति का अल्प विकास हुआ है। ठीक है, बरसात नहीं हो रही है तो वनस्पति का विकास यहाँ पर नहीं हो पाया, इसकी जिसके कारण न्यून वर्षा और वनों के अभाव में क्षेत्रीय मृदा का संगठन बहुत कमजोर है। ठीक है, पेड़ नहीं है तो मिट्टी का संगठन नहीं है। पेड़ होते तो मिट्टी को जकड़ के रखते, उनकी जड़ें उसको जकड़ के रखती। इसीलिए ढीली बलुआ मृदा के साथ विरल वनस्पति और भूभाग में पश्चिमी विक्षोभ या जलवायु परिवर्तन के कारण अत्यधिक गर्मी में उत्पन्न निम्न वायुदाब, ठीक है, जो लो थर्मल होता है, उससे होने वाली आकस्मिक उच्च तीव्रता वाली वर्षा इस क्षेत्र में बाढ़ चादर का सर्वाधिक संभव कारण है, वो हो सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 एंड 3। अगला सवाल है, निम्नलिखित कारकों में से कौन से पृथ्वी पर सूर्य ताप में भिन्नता का कारण है। ठीक है, तो भिन्नता का कारण पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, हाँ ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, सूर्य ताप में परिवर्तन होता है। सूर्य की किरणों के झुकाव का कोण बिल्कुल सही है, और दिन की लंबाई भी। ठीक है, दिन की लंबाई ज्यादा होगी तो सूर्य ताप ज्यादा, कम तो सूर्य ताप कम। तो तीनों ही जो है वो कारण इसके उभर के आते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ में वातावरण की पारदर्शिता, अपने स्वरूप के संदर्भ में भूमि का विन्यास, ये भी दो कारण क्या कहते हैं, सूर्य ताप की भिन्नता के निकल के आ सकते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट में हो तो आपको सही मानना है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, यह क्षेत्र बाढ़ के तल से ऊंचा होता है ना, यह कृषि के लिए अधिक उपयोगी नहीं है, पंजाब के मैदान में इसे, ये क्वेश्चन मैं आपके पिछले टेस्ट में करा चुका हूँ। पंजाब के मैदान में इसे छाया कहते हैं, तो पंजाब के मैदान में छाया किसे कहते हैं, बताइए। इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं पिछले टेस्ट में दे चुका हूँ, तो आप रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। किस जो मिट्टी है भूमि को, उसको मतलब पंजाब में छाया कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, अभिकथन और कारण, विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादन है। ठीक है, विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादन है, तो यह स्टेटमेंट जो है सही हो जाता है। सेकंड कारण है, उत्तरी चिली में एंडीज क्षेत्र प्रोफिरी तांबा के विशालतम निक्षेप से संपन्न है, तो ये कारण भी सही है और इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है, वो संपन्न है, इसीलिए चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित स्थानीय पौधों में से कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, तो ये अलग अलग जगह के अलग अलग स्थानीय पौधे हैं, इसमें से कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, तो जो चिनूक है उसके आगे लिखा हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका के पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, तो यह जो है वो सही सुमेलित नहीं है, चिनूक वाला आंसर। ठीक है, सॉरी, चिनूक जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के पर्वतीय क्षेत्र की चलने वाली हवा है, ये सही है। मिस्ट्रल जो है वो इसके अंदर जो है वो गलत हो जाता है। मिस्ट्रल जो है वो यूएसए और कनाडा के रोकी पर्वतों की पूर्वी ढाल पर प्रभावित नहीं होती है, या भूमध्य सागरीय क्षेत्र में चलने वाले स्थानीय पवन है, जो स्पेन और फ्रांस में सर्वाधिक प्रभावित है। ठीक है, फ्रांस और यहाँ नीचे स्पेन, यहाँ पर जो है वो सर्वाधिक प्रभावित है मिस्टर। चिनूक जो है वो सही है, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूमध्य सागरीय वनों का विस्तार महाद्वीपों के पूर्वी भाग में 30 से 45 अक्षांशों के मध्य उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाता है। भूमध्य सागरीय वनों का विस्तार महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाया जाता है। ठीक है, पूर्वी भाग में नहीं। सेकंड स्टेटमेंट है, इन क्षेत्रों में जाड़े की ऋतु में पछुआ पवनों द्वारा वर्षा होती है तथा गर्मी में शुष्क जलवायु होती है, यह बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जाड़े के समय में मतलब जो हमारा क्या कहते हैं मानसून होता है, मानसून में क्या होता है, जाड़े में शुष्कता रहती है और गर्मी में बरसात होती है। उसके बिल्कुल विपरीत भूमध्य सागरीय जो जगह होती है वहाँ पे जाड़े में पछुआ पवनों द्वारा वर्षा होती है और गर्मी में शुष्क जलवायु रहती है।
भूमध्य सागरीय जहाँ पर क्षेत्र होंगे वहाँ पर रसदार फलों की खूब खेती होगी और वाइन इंडस्ट्री वहाँ पे फलेगी फूलेगी। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के केप योर प्रायद्वीप का को बाह्य जल संधि पृथक करती है। ठीक है, तो जो बॉस जल संधि है वह इनको पृथक नहीं करती है। बॉस जल संधि तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि से पृथक करती है। और तस्मानिया, ये पूरा मान लो कि ये ऑस्ट्रेलिया, सॉरी यार, ये मान लो कि ये ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया है। ठीक, ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है इसका ही विस्तार ये जो है तस्मानिया। ठीक है, तस्मानिया यहाँ पे बास स्टेट है, ये तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि से अलग करती है। ठीक है, बास जल संधि, ना कि केप योग प्रायद्वीप को बास जल संधि पृथक करती है। तो ये जो है वो गलत हो जाता है। अगला है, ब्रोकन हिल्स ऑस्ट्रेलिया में स्थित है जो चांदी उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो यह स्टेटमेंट जो है सही हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, तो यह भी स्टेटमेंट जो है पूरी तरीके से सही हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, सूची एक को सूची दो में सुमेलित करना है। तो एटना जो है सिसली पे होना चाहिए, सिसली यहाँ पे नहीं है। एटना और राजदीप हम यहाँ लिख लेते हैं। एटना कहाँ पर है? सिसली पर है। ठीक है, विसुवियस कहाँ पर है? विसुवियस इटली में है। येरिबस कहाँ पर है? येरिबस राजदीप में है। कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। ठीक है, समझ में आया? निम्नलिखित में से किस देश समूह की सीमा इजराइल से लगी हुई है? ठीक है, तो इजराइल से लगी हुई सीमा कौन सी है? तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र देश। ठीक है, लेबनान, ये इजराइल हो गया। ठीक है, यहाँ पे गाजा पट्टी हो गया, ये वेस्ट बैंक हो गया। अब इसके साथ साथ में यहाँ पे इस समय इस तरफ आप देखोगे तो इजिप्ट होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखोगे तो एक जॉर्डन गरीब राज्य होगा जिसके क्या कहते हैं पूरी तरह से ये स्थल संबंधित है। ठीक है, सर यहाँ पे होगा इजिप्ट जिसको मिस्र लिख कहते हैं। ठीक है, मिस्र यहाँ पे इजिप्ट हो गया, यहाँ पे ये जॉर्डन हो गया और इस तरफ क्या कहते हैं सीरिया हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से इसकी पूरी मैपिंग है। ये इसके ऊपर क्या कहते हैं विवाद चल रहा है, ये वेस्ट बैंक और यहाँ पे गाजा पट्टी। ठीक है, यही है। तो ये से सिक्स सीमा लगती है। ठीक है, अब लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत, है ना। सीरिया की राजधानी क्या है? दमिश्क। जॉर्डन की राजधानी अम्मान है और मिस्र की राजधानी काहिरा है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एशिया महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित होने वाली नदी कौन सी है? अ, जो इसमें पो नदी है, पो, और एक राइन रिवर है, यहाँ से यू निकलती है जर्मनी से होकर। ठीक है, राइन रिवर और पो नदी कहाँ से होकर निकलती है? कहाँ से? कमेंट करके बताइए पो नदी कहाँ से होकर निकलती है। ठीक है, राइन नदी जो है और पो नदी यूरोप में है। बाकी जो सारी नदी है, फरात, इरावदी और मेकॉन्ग, ये सारी की सारी एशिया महाद्वीप में। ठीक है, अगला सवाल है, संविधान सभा द्वारा अंगीकृत ऐतिहासिक उद्देश्यों के कथन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? ठीक है, तो पहला कथन है, उद्देश्यों के कथन ने अपने सभी उत्तरवर्ती चरणों में संविधान के रूप निर्माण को अनुप्राणित किया था। तो स्टेटमेंट सही हो जाता है। यह केवल एक प्रस्ताव भर ही नहीं था बल्कि एक घोषणा, एक दृढ़ संकल्प और एक प्रतिज्ञा थी। तो यह स्टेटमेंट भी सही हो जाता है। अगला स्टेटमेंट है, इसने हमारे संविधान का अंतर्निहित दर्शन प्रदान किया था। तो यह स्टेटमेंट भी सही हो जाता है। इसमें तीनों ही स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अब अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत के संविधान के नागरिकता के उपबंधों के बारे में सही है? ठीक है, नागरिकता के उपबंधों के बारे में कौन सा इसमें सही है पूछा गया है। तो यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है, ठीक है, तो अगर स्वेच्छा से अर्जित कर ली है तो वह अनुच्छेद 5 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं होगा, अथवा अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 8 के आधार पर ठीक है। अगर स्वेच्छा से अर्जित कर ली तो नागरिकता खत्म। संसद की शक्ति है कि नागरिकता के अर्जन और समाप्ति की तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में उपबंध कर सके। तो यह स्टेटमेंट भी सही हो जाता है। ठीक है, तो दोनों ही सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसका स्वतंत्रता के अधिकार के विवेक सम्मत प्रतिबंध के रूप में अर्थ लगाया जाता है? ठीक है, तो जब राज्य किसी उम्मीदवार द्वारा धर्म के नाम पर मत प्राप्त करने को अनुज्ञात करता है। अच्छा ठीक है, तो ये जो यही इसका आंसर हो जाता है। जो भारतीय संविधान है, ठीक है, उसके मूल अधिकारों के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार देश के नागरिकों को प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 19 में किसी नागरिक को लिंग, जाति, धर्म के आधार पर सार्वजनिक स्थान में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। ठीक है,
अगला सवाल है, भारत के संविधान के अधीन नागरिकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य है? ठीक है, तो इसमें मूल कर्तव्य पूछा गया है, तो इसमें मूल कर्तव्य राष्ट्र की रक्षा करना, राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना जब इसके हेतु आह्वान किया जाए। ठीक है, ये तो आपको याद ही होनी चाहिए। मूल कर्तव्य हम कब जुड़ गए थे? तो सरदार सवर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जो हमारा 42nd अमेंडमेंट हुआ था 1976, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, उसी के तहत संविधान का जो भाग 4 का है वो जोड़ा गया, और मूल कर्तव्य को अनुच्छेद 51 का के तहत, मतलब 51A के तहत इसमें संविधान में रखा गया। मौलिक कर्तव्यों की संख्या फिलहाल में 11 है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। तो भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित, राष्ट्रपति में निहित है भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाता है। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है, तो यह स्टेटमेंट भी जो है वो गलत हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जो मंत्रिमंडल कैबिनेट सचिव जो होते हैं वो सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं, ना कि प्रधानमंत्री जी। ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो जाता है, तो इसका आंसर है ना तो एक ना तो दो। अगला सवाल है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सदस्य होते हैं, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होंगे। राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य नहीं होंगे, दोनों सदन के नहीं होंगे, एक ही सदन के होंगे, क्योंकि सभी राज्यों में 2 सदन नहीं है, तो सब राज्यों के साथ पक्षपात हो जाएगा, तो यह स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अगला है, सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे, दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी इसके अंदर शामिल होंगे। ठीक है, और अगला सवाल है, राज्यसभा की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, पूछा है। ठीक है, तो राज्यसभा में धन विधेयक को पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता है, सही है। राज्यसभा के पास धन विधेयक को अस्वीकार या संशोधित करने की शक्ति नहीं होती है, सही है। राज्यसभा वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं कर सकती है, चर्चा तो कर सकती है। ठीक है, तो ये जो है इसका आंसर, राज्यसभा के पास अनुदान मांगों पर मत देने की शक्ति नहीं होती, यह भी सही है, चर्चा कर सकती है वो। ठीक है, तो ये गलत हो जाता है, क्या गलत ही पूछा ना, एक सही नहीं है। ठीक है, चर्चा कर सकती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने अपने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री पद पर एक बार से अधिक समय अंतर के बाद सुशोभित किया? ठीक है, मतलब एक टाइम के बाद उन्होंने उस पोस्ट को सुशोभित किया। तो जवाहरलाल नेहरू ने सुशोभित किया, लेकिन लगातार किया। लाल बहादुर शास्त्री जी एक ही बार हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे। ठीक है, उनके बाद उनकी ताशकंद समझौते पे मृत्यु हो गई, है ना, तो ये दोनों तो नहीं हो पाएंगे। गुलजारी लाल नंदा जी 2 बार रहे हमारे भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे वो। ठीक है, एक बार कब? एक बार जब जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हुई, दूसरी बार कब? दूसरी बार जब लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई। तो यह आंसर सही हो जाता है। इंदिरा गांधी जी भी 2 बार प्रधानमंत्री रही, एक बार कब? एक बार जब वो पहली बार चुनाव जीती, दूसरी बार वो कब? जब उन्होंने क्या कहते हैं आपातकाल लगाया तो हार गई, फिर उसके बाद फिर से चुनाव हुआ तो जीती, तो इंदिरा गांधी जी इसमें, फिर अटल बिहारी वाजपेयी भी एक बार से अधिक प्रधानमंत्री रहे। तो ये तीनों 3, 4 और 5 इसके आंसर होंगे। जी। अगला सवाल है, लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा एक सही है? ठीक है, सही है पूछा है। तो लोक अदालतों की लोक अदालत जो है, न्यायालय में लंबित मामले दोनों पक्षों की सहमति से लोक अदालतों में स्थानांतरित किए जा सकते हैं। लोक अदालत में सेवानिवृत्त न्यायाधीश, समाज सेवी या ऐसे व्यक्ति जो न्यायिक अधिकारों की समान योग्यता रखता हो नियुक्त हो सकता है, और लोक अदालत दीवानी और फौजदारी सभी प्रकार के मामलों का निपटारा कर सकती है। ठीक है, इसके ये मैंने आपको लोक अदालत के बारे में एक छोटी सी पृष्ठभूमि दे दी है। अब इसके हम ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन है, लोक अदालतों की अधिकारिता मुकदमा दायर करने के पहले के मामलों को निपटारा करने की है, और उन मामलों को नहीं जो न्यायालय में लंबित है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जैसे मैंने आपको बताया उसके हिसाब से यह जो है ये गलत हो जाता है। अगला है, लोक अदालत ऐसे मामलों का निपटारा कर सकती है जो सिविल हो, ना कि आपराधिक प्रकृति के, तो यह भी गलत हो जाता है, दोनों कर सकती है। प्रत्येक लोक अदालत में केवल सेवारत अथवा सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी ही नियुक्त हो सकते हैं, कोई अन्य व्यक्ति नहीं, तो यह भी गलत हो जाता है। इसमें कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं, तो डी आंसर हो जाएगा इसका। अगला स्टेटमेंट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? कथन है, भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में 2 या अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया सकता, तो यह स्टेटमेंट जो गलत हो जाता है, क्योंकि किया जा सकता है भैया। ठीक है, भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकथित नहीं है, बिल्कुल सही है। ठीक है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर काम करता है, जब मर्जी होगी हटा देंगे, और 5 साल का उसका टेन्योर भी लिखा हुआ, ऐसा दिया गया 5 साल का टेन्योर होगा। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन-कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही
संवैधानिक संशोधन संभव है। संवैधानिक संशोधन 3 प्रकार से होते हैं, तीनों प्रकार आपको पता होना चाहिए। उसमें से एक प्रकार ये है कि 50% राज्यों से पूछा जाएगा, ठीक है, उसमें समर्थन लिया जाएगा, ठीक है। तो कौन से इसके अंदर होंगे, देखो कौन से जो चीजें हैं वो जिनमें राज्य का एक्टिव पार्टिसिपेशन। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य की विधानसभाएं वोट डालती हैं, बिल्कुल उनकी सहमति लेनी पड़ेगी। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व तो राज्यसभा में है, तो बिल्कुल उनकी सहमति लेनी पड़ेगी। सातवीं अनुसूची में कोई भी सूची राज्यसभा में सम्मिलित है, तो बिल्कुल उनकी सहमति लेनी पड़ेगी। किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति, तो इसके लिए क्या कहते हैं, राज्य की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, उसको संसद अपनी मर्जी से चाहे तो समाप्त कर सकती है, ठीक है। तो 1, 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। 80 नंबर का सवाल है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या इसमें पूछी गई है, तो कुल स्थानों का 1/3, ठीक है। अगला सवाल है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है, ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में कौन सा सही है पूछा गया है, ठीक है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन से आर्टिकल में आते हैं, आर्टिकल 148 में आते हैं। वो क्या काम करते हैं, वो भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा विभागों का प्रमुख होता है, या संसद का अधिकारी नहीं होता है, ठीक है। यद्यपि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, किंतु यह राष्ट्रपति के अधीन अधिकारी नहीं होता है। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है, और यह संसद के प्रति सीधे जवाबदेही नहीं होती, ठीक है। इसकी तो देखते हैं, यह संसद का एक अधिकारी नहीं है, पर राष्ट्रपति के अधीन एक अधिकारी है, ठीक है। राष्ट्रपति के अधीन नहीं है, मैंने आपको बताया कि वो संसद के भी अधीन नहीं है, राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है, वो राष्ट्रपति के भी अधीन है, ठीक है। अगला है, यह एक स्वतंत्र संवैधानिक अधिकारी है जो सीधे संसद के प्रति जवाबदेही नहीं होता है, ठीक है। हाँ, तो ये भी सही है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है तो संसद के प्रति जवाबदेही नहीं होगा। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इसका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। 81 का बी। अगला सवाल है, अल्पसंख्यक शब्द की भारत के संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है, ठीक है। तो जो अल्पसंख्यक शब्द है उसकी भारत के संविधान में परिभाषा बिल्कुल नहीं दी गई। अल्पसंख्यक आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, अल्पसंख्यक आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, तो यह भी जो है वो सही हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं करता, दोनों स्टेटमेंट सही तो है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। अगला 83rd नंबर का क्वेश्चन, कृषि लागत और मूल्य आयोग सीएपीसी निम्नलिखित में से कौन के उद्देश्य कौन से, ठीक है। सीएपीसी के, तो जो है ये क्या काम करेगा, ये कृषि मूल्यों का स्थिरीकरण करेगा, ठीक है। कृषकों के लिए सार्थक वास्तविक आय और आय स्तर को सुनिश्चित करेगा, ठीक है। फिर लोक वितरक पद्धति के माध्यम से उपभोक्ताओं को आवश्यक कृषि मूल्य उचित दरों पर उपलब्ध करवाकर उनके हितों की रक्षा करेगा। कृषकों के लिए अधिकतम मूल्य का सुनिश्चित करना इसका काम नहीं है, ठीक है। तो 1, 2 और 3 जो है इसके सही आंसर हो जाएंगे। चौथा इसका स्टेटमेंट जो नहीं हो जाएगा, 1, 2 और 3, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, तब भी जबकि वह उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो सही हो जाता है। अगला स्टेटमेंट है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दांडिक अपराध के अंतर्गत दोषी पाया गया है और जिसे 5 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया गया है, चुनाव लड़ने के लिए स्थायी तौर पर निरर्हत हो जाता है, और भले ही वह कारावास से मुक्त हो चुका हो। जी, जिसको क्या कहते हैं 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा दी जाती है, वह चुनाव फिर अगले 5 साल के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता है, ठीक है। तो यह स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाता है, 6 साल की अवधि के लिए अयोग्य घोषित हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में 22 भाग हैं, ठीक है। भारत के संविधान में कितने भाग है टोटल, भारत के संविधान वर्तमान में 24 भाग हैं। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं, तो भारत के संविधान में टोटल, इसमें ये भी गलत लिखा है, भारत के संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद हैं। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही हो जाता है। जो 9वीं अनुसूची है उसको पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया था, और जो 10वीं अनुसूची उसको 52nd संविधान संशोधन 1958, मैंने आपको बताया था अभी, दल बदल अधिनियम 10वीं अनुसूची के अंतर्गत है। कौन से संविधान संशोधन, 52वें संविधान संशोधन 1958 द्वारा जोड़ा गया। फिर 11वीं अनुसूची को 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 द्वारा जोड़ा गया है। फिर उसके बाद जब 12th शेड्यूल इसके अंदर ऐड हुआ 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक है। तो इसी के हिसाब से आप ये जो थर्ड स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाता है, ऊपर के दोनों स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अध्यक्षात्मक सरकार का एक गुण है, ठीक है।
तो अध्यक्षात्मक सरकार का गुण है कार्यपालिका की नियत कार्यावधि अत्यंत स्थिरता की भावना प्रदान करती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक बार 5 साल के लिए चुनाव लड़ लिया तो 5 साल तक आपको अपनी कुर्सी से कोई हटा नहीं सकता। ठीक है, तो उसकी आपकी 5 साल की कार्यावधि जो होती है एकदम नियत हो जाती है। ठीक है, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत अध्यक्षीय शासन प्रणाली का आधार है। इसमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे से पृथक होकर कार्य करती है, एक साथ नहीं कार्य करती है। और अध्यक्षात्मक सरकार वह शासन व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका अपनी अवधि शक्ति हो और कार्यों के संबंध में व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होती है। इसमें कार्यपालिका की नियत कार्यावधि अत्यंत स्थिरता की भावना प्रदान करती है। तो ये इसके गुण और दोष है। ठीक है, अगला सवाल है सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया था? अमेरिकी अधिकार पद से, राज्य के नीति निर्देशक तक कनाडा से, मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश से, केंद्र राज्य संबंध कनाडा से। ठीक है, तो 4 3 1 2 राज्य की नीति आयरिश से, मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश से और केंद्र राज्य संबंध कनाडा से। ठीक है, अगला है कथन और कारण वाले सवाल है। कथन है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन की तत्व मूर्त रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में प्रकृति में निरंतरता और परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप से पाए जाते हैं। अगला स्टेटमेंट है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैली जैसे आधुनिकता शैली, परंपरागत शैली और संत शैली के तत्व समाहित है। हाँ जी, आधुनिकता भी है, परंपरागत शैली भी है और संत शैली भी है। तो यही इसके निरंतरता और परिवर्तन के तत्व मूर्त भी हैं, इसलिए कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है। अगला सवाल है प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि गुरुत्व, विद्युत्व, चुंबकत्व, दुर्बल नाभिकीय बल तथा प्रबल नाभिकीय बल। उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है पूछा गया। ठीक है, तो इसमें ये सही नहीं है स्टेटमेंट बी, ऑप्शन बी, कि विद्युत चुंबकत्व सिर्फ विद्युत आवेश वाले कणों पर क्रिया करता है। ठीक है, तो गुरुत्व है जो इनके चारों में क्या कहते हैं नाभिकीय बल होता है। ठीक है, तो इसी वजह से जो बी स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाता है। अगला सवाल है ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? तो ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है। ठीक है, ये ऊर्जा संरक्षण का आशय है। अगला क्वेश्चन है कथन और कारण वाला कि तांबे के एक टुकड़े को तथा कांच के एक टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म किया गया, उसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़े की अपेक्षा में अधिक गर्म लगता है। ठीक है, कारण है तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक होता है। ठीक है, तो कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है। क्यों ज्यादा गर्म हमको महसूस होता है? क्योंकि एक ही तापमान पर गर्म करने पर तांबे का टुकड़ा अधिक गर्म हो जाता है, क्योंकि वो तांबा उष्मा का सुचालक होता है। ठीक है, जबकि कांच जो होता है, कांच का टुकड़ा होता है, उष्मा क्या होता है? कुचालक होता है। इसीलिए अगर तांबा जो है वो कांच का आग का क्या कहते हैं उष्मा का सुचालक होता है और कांच उष्मा का कुचालक होता है। अगर कारण में ऐसा लिखा होता तो कथन और कारण दोनों हो जाते, लेकिन इसमें ऐसा ना लिखा होने के कारण ये दोनों सही तो हैं। तांबे का घनत्व 8.92 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है और कांच का घनत्व 2.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। तो ये दोनों तो सही है, लेकिन कारण नहीं हो पा रहा है। अगला सवाल है कथन कारण का ही है कि हमारे घरों में बिजली लाइन में प्रत्यावित धारा एसी की 60 बार प्रति सेकंड दिशा बदलती है। ठीक है, जो एसी जो करंट होता है उसकी दिशा जो 60 बार प्रति सेकंड बदलती है। कारण है मिलने वाली प्रत्यावर्ती वोल्टता की आवृत्ति 60 हर्ट्ज होती है। ठीक है, तो ये जो दोनों हैं ये 100 मतलब जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे घरों में जो बिजली की लाइनें आती है उसमें प्रत्यावर्ती की धारा की जो दिशा कितनी बार 100 बार बदलती है, 60 बार नहीं 100 बार। ठीक है, और जो प्रत्यावर्ती हर्ट्ज है वो 60 हर्ट्ज ना होकर 50 हर्ट्ज होता है। ठीक है, तो इसमें जो दोनों ही है वो दोनों क्या कहते हैं गलत हो जाता है। अगला सवाल है 93 नंबर का कि ताजे भौम जल का पीएच वायु प्रभावित होने पर थोड़ा घट जाता है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है? तो जो ताजा भूमिगत जल होता है उसकी पीएच जो पीएच होता है वायु प्रभावित होने पर घट जाता है। क्यों? क्योंकि जब जो भूमि जल होता है वो वायु से प्रभावित होता है तो इसमें वायु से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो इसके अंदर पानी के अंदर घुल जाती है। ठीक है, तो इसी कारण जो इसका पीएच वैल्यू है वो प्रभावित हो जाता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुल जाती है। अगला क्वेश्चन है फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड से ज्यादा तेज अम्ल है और कारण है कि फॉर्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है। ठीक है, तो जो ये फॉर्मिक एसिड होता है ये ऑर्गेनिक एसिड होता है, तो कारण तो सही है। और फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड से अधिक तेज अम्ल होता है, ये भी सही है, लेकिन जो ये इसका कारण है ये सही से दे नहीं पा रहा है। ठीक है, जो फॉर्मिक एसिड होता है वो एसिटिक अम्ल से अधिक क्रियाशील है क्योंकि एक कार्बनिक अम्ल है। ठीक है, अनऑर्गेनिक नहीं और कार्बनिक अम्ल है। ठीक है, तो सही व्याख्या नहीं है, लेकिन दोनों कथन सही है। 95 नंबर का क्वेश्चन है आयोडीनीकृत नमक क्या है? तो यह जो आयोडीनीकृत नमक है यह पोटेशियम आयोडाइड और साधारण नमक का मिश्रण होता है। ठीक है, दोनों को मिलाकर आयोडीनीकृत नमक बन जाता है।
तो ये जो आयोडीन हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहते हैं, हमारी ब्रेन को एक्टिव बनाता है, बॉडी को एक्टिव बनाता है, ठीक है। और मतलब गले में गोइटर रोग होने से बचाता है, इसकी कमी से गोइटर रोग हो जाता है। तो आयोडीन मतलब हमको कहाँ से प्राप्त होता है, सी फूड से प्राप्त होता है। लेकिन जो नॉर्थ इंडिया का जो पार्ट है, वहाँ पे सी फूड तो प्राप्त हो नहीं पाता है। तो सी फूड अगर वहाँ पे प्राप्त सी फूड इतनी मतलब आसानी से मिल नहीं पाता है, तो वहाँ पे आयोडीन को पूरा करने के लिए आयोडीनीकृत नमक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और आयोडीनीकृत नमक किससे, पोटेशियम आयोडाइड और साधारण नमक का मिश्रण होता है। अगला सवाल है कथन और कारण वाला कि ओजोन जल के सूक्ष्म जीवों को मार देता है, ठीक है। ओजोन जल के सूक्ष्म जीवों को मार देता है, यह कथन सही है। अगला है ओजोन रेडियो एक्टिव नहीं है। तो ओजोन क्या कहते हैं, ओजोन जो है वो रेडियो एक्टिव नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों ही कथन गलत सही है, लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है। क्यों? ओजोन अस्थायी होता है, अतः जल में मिलाते ओजोन क्या होता है, एक अस्थायी होता है, ठीक है। अतः जल में मिलाते ही एक ऑक्सीजन परमाणु विलक कर देता है, जो जल का ऑक्सीजन परमाणु उसको विलक कर देता है। तो जो ऑक्सीकरण द्वारा जीवाणुओं का मतलब जो ऑक्सीजन का एक अणु अलग हो गया तो ऑक्सीकरण हो गया, तो ऑक्सीकरण द्वारा क्या होगा कि जीवाणुओं का हनन हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं कर पा रहे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो विटामिन के से बांधेपन नहीं होता है, विटामिन ई की कमी से बांधेपन का रोग होता है, ठीक है। विटामिन के की कमी से बांधपन का रोग नहीं होता है। विटामिन के क्या होता है, विटामिन के का काम क्या है, विटामिन के का काम है हमारी शरीर में रक्त का थक्का जमाना, ठीक है। तो अगर हमारा मान लो कि एक्सीडेंट हो जाता है, हाथ कट जाता है, तो फटाफट खून बहने लगता है, उसको हम दबा देते हैं, तो 3-4 5 मिनट में खून का थक्का जम जाता है। लेकिन यदि आपकी बॉडी में विटामिन के की कमी है, जिसका विटामिन के का रासायनिक नाम है नेप्थोक्विनोन, ठीक है। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो जो रक्त निकल रहा है, खून निकल रहा है, खून निकलना बंद हो जाएगा। इसके स्रोत क्या है, जितनी भी हरी प्रकार की सब्जियां हैं, एवोकाडो हो गया, ठीक है। फिर वो अ, हरी पत्ती वाली पालक हो गया, क्या कहते हैं, जितनी भी हरी पत्ती वाली सब्जियां हैं सारी की सारी इसके अंदर है। फिर अंडा, यकृत, आंत के जीवाणु, ये सब भी विटामिन के लिए एक स्रोत है, ठीक है। अगला है कथन और कारण वाला सवाल है। कथन है कि अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं। सही बात है, अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते, निकाल दिए जाते हैं, ठीक है। अगला है मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म कोशिकाओं का ही संश्लेषण करता है, ठीक है। तो यह गलत है। सारे ही क्या कहते हैं उसका शोषण करता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ये सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है, तो इसमें हमको देखना है जो ऑक्सीटोसिन है वो क्या एक प्रकार का ऑक्सीटोसिन जो है वो क्या एक प्रकार का हार्मोन है। तो जी हार्मोन है। एस्पार्टेम क्या है, एक प्रकार का संश्लेषित मधुरक है। हाँ जी, एस्पार्टेम जो है वो चीनी से कम 10,000 गुना ज्यादा मीठा होता है, एक प्रकार का संश्लेषित कृत्रिम मधुरक है, ठीक है। नियोप्रिन एक प्रकार का विशिष्ट रबड़ है। रेयोन एक प्रकार का रूपांतरित स्टार्च नहीं है। तो यह जो डी है वो सही सुमेलित नहीं, ठीक है। रेयोन क्या है, एक विनिर्मित फाइबर है जिसे प्राकृतिक स्रोतों तथा वृक्ष एवं अन्य कृषि उत्पादों से प्राप्त किया जाता है, तथा यह एक रूपांतरित स्टार्च बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो जो इसका आंसर है डी हो जाएगा। 100 नंबर का क्वेश्चन है मलेरिया मतलब सूची एक को सूची दो में सुमेलित करना है। तो मलेरिया क्या होता है, मलेरिया से रक्त कोशिकाएं प्रभावित होती हैं, ठीक है। मलेरिया से रक्त कोशिकाएं प्रभावित होती हैं। फाइलेरिया से क्या होता है, फाइलेरिया से हमारी लासिका ग्रंथियां प्रभावित होती हैं। फाइलेरिया से राशिका ग्रंथियां प्रभावित होती हैं। फिर इंसेफेलाइटिस से मस्तिष्क हमारा प्रभावित होता है, और ल्यूकेमिया से हमारी बोन मैरो प्रभावित होती है, ठीक है, अस्थि मज्जा। अगला सवाल है, इसमें भी सूची सुमेलित करने का ही सवाल है। तो कार्डियोलॉजिस्ट क्या देखता है, हृदय देखता है। नेफ्रोलॉजिस्ट क्या देखता है, किडनीज यानी गुर्दा देखता है, ठीक है। यूरोलॉजिस्ट क्या देखता है, मूत्रनलिका देखता है। आकुलिस्ट क्या देखता है, आंखें देखता है, ठीक है। हाल ही में समाचारों में आने वाली लाइफ आई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही है, ठीक है। लाइफ आई के बारे में पूछा गया है। तो लाइफ आई एक उच्च गति जैसे वाईफाई होता है उसी प्रकार से एक लाइफ आई होता है, तो उसी के हिसाब से दिया गया है। या उच्च गति डेटा संचरण के लिए प्रकाश के माध्यम से प्रयुक्त रूप में प्रयुक्त करता है, ठीक है। तो एलईडी लाइट्स के द्वारा जो डेटा है वो पहुंचाया जाता है, इसीलिए क्या कहते हैं ये सही हो जाता है स्टेटमेंट। अगला है यह एक प्रकार का यह एक बेतार प्रौद्योगिकी है और वाईफाई से कई गुना ज्यादा तीव्रतर है। तो यह जो स्टेटमेंट है यह भी सही हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आम आदमी बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आम आदमी बीमा योजना के बारे में पूछा गया है। तो इसका पहला स्टेटमेंट है इस योजना के अंतर्गत बीमाकृत व्यक्ति भूमिहीन ग्रामीण कुटुंब के परिवार का मुखिया अथवा कमाऊ सदस्य होना चाहिए। तो यह स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट है बीमाकृत व्यक्ति 30 से 65 वर्ष की आयु वर्ग में होना चाहिए। तो यह स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जो बीमाकृत व्यक्ति है वो क्या कहते हैं, जो बीमाकृत व्यक्ति है 9 से 12 के बीच में कक्षा में पढ़ना चाहिए, एक बालक होना चाहिए, ठीक है।
तो 30 से 65 वर्ष की आयु वर्ग में होना चाहिए। जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है। अगला स्टेटमेंट है, योजना में बीमाकृत व्यक्ति की कक्षा 9 से 12 के बीच पढ़ रहे वो छात्रों के बीच तक के लिए निःशुल्क छात्रवृत्ति का प्रावधान है। तो यह जो है ये स्टेटमेंट सही हो जाता है। तो इसका फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है और सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अगला सवाल है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? तो कंप्यूटर के क्वेश्चन आ गए हैं। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आमतौर पर मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एक प्रकार का मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक से अधिक कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं तक पहुंच को परिभाषित करता है। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी का सही प्रबंधन आवश्यक होता है, क्योंकि कई प्रोग्राम एक साथ मुख्य मेमोरी में उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सभी सक्रिय सूचनाएं जो कंप्यूटर प्रयोग करता है कहाँ भंडारित होती है? ठीक है, अभी जैसे मैं अपने ये टैबलेट में काम कर रहा हूँ, तो इसकी जो भी सक्रिय सूचना अभी काम कर रहा हूँ इसको बंद कर दूंगा बाद में, तो अभी सक्रिय सूचना एक्टिव है। ठीक है, इस टाइम पे तो ये सब जो होगा वो रैम में। ठीक है, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रैम भी और रोम भी दोनों एक प्रकार की हार्डवेयर डिवाइस है जो कंप्यूटर की मेमोरी के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, सूची को सुमेलित करने वाला। सूची एक को सूची दो में सुमेलित करना है। इसमें आर्थिक विकास अगर हमारे वहां पर होगा तो क्या होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर में परिवर्तन होगा। ठीक है, संरचनात्मक परिवर्तन होगा। ठीक है, तो आर्थिक विकास से संरचनात्मक परिवर्तन होगा। फिर अगर हमारे वहां पे आर्थिक वृद्धि होगी, आर्थिक वृद्धि कब होगी? जब हमारे वहां पे जीडीपी बढ़ेगी, सकल घरेलू उत्पाद बढ़ेगा, तभी तो हमारे वहां पे ग्रोथ होगी। ठीक है, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट की परिभाषा यहाँ से आपको समझ में आ गई। ग्रोथ होगा तो क्या होगा? जीडीपी बढ़ेगी, ग्रोथ होगा, मनी 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 मोर मनी, हमारे पास बहुत पैसा आएगा। ठीक है, अब उस मनी का हम सही उपयोग करते हैं, हमारे वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे संरचनात्मक परिवर्तन होता है, तो वो कहाँ पर वो एक प्रकार का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में यही अंतर है। ठीक है, फिर संपोषित विकास क्या होता है? संपोषित विकास होता है पर्यावरण को भी हम साथ में लेके चले, आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण को भी हम साथ में लेके चले, पर्यावरण को कोई हानि ना हो, तो वो संपोषित विकास हो जाएगा। ठीक है, फिर जीवन की गुणवत्ता किससे संबंधित है? स्वास्थ्य से। स्वास्थ्य बेहतर होगा तो जीवन की गुणवत्ता बेहतर होगी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? ठीक है, तो जो सहकारी कृषि होती है वो भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है, बाकी जनसंख्या का दबाव, प्रचंड बेरोजगारी, भूजोत का छोटा आकार, ये सभी जो है निम्न उत्पादकता का कारण है। अमेरिका में मतलब लगभग 2% लोग खेती करते हैं, फिर भी वो पूरी दुनिया में अपना खुद का तो पेट भरते हैं, बाकी दुनिया में एक्सपोर्ट भी करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भूजोतों का आकार बड़ा है और वहाँ पे जो तकनीकी कृषि है उसका प्रभाव बढ़ पाया है। और हमारे वहाँ ये एक ही जमीन है, तो एक ही जमीन में 4 लोगों का खेत है, तो यहाँ पे जो तकनीकी कृषि वो संभव नहीं हो पाई है, जिसके कारण भी हमारे वहाँ निम्न उत्पादकता है। ठीक है, हमको इम्पोर्ट करना पड़ जाता है। घटनाक्रम की बात की गई तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम 1992 से 1993 तक चला था। ये क्वेश्चन एक बार मैं फर्स्ट टेस्ट सीरीज में करा चुका हूँ आपकी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब आई थी? 1998, 1999, 98-99 के दौर में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 75 में हुई थी, 1975 में। ठीक है, अगला सवाल है, भारतवर्ष में विनिवेश अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की प्रक्रिया का एक समाहित अंग है। तो यह स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, इससे प्राप्त आय को राज्य द्वारा घोषित नीति के अनुसार उपयोग में लाया जा सकता है। तो यह भी सही है। ठीक है, दोनों ही सही है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे का क्या कहते हैं कथन कारण का वो व्याख्यान नहीं करता है। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। उदारीकरण सरकारी नियंत्रण को शिथिल या समाप्त करने की क्रिया विधि है। ठीक है, मतलब ये जो होगा कि मतलब कोई मतलब यहाँ पे जो मैकेनिक सेकंड सेक्टर का ग्रोथ हो रहा है, थर्ड सेक्टर का ग्रोथ हो रहा है, तो जो सरकार है उसका नियंत्रण उसके ऊपर से एकदम कम हो जाएगा। सरकार बस खाली उसके लिए रूल बनाएगी। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर बाजार के ऊपर क्या कहते हैं रूल करेगा, तो वही उदारीकरण है, निजीकरण। ठीक है, तो विनिवेश जिसके तहत सरकार द्वारा सार्वजनिक उपक्रम में अपनी अंशधारिता को कम किया जाता है ना, उदारीकरण की प्रक्रिया का एक समाहित अंग है। सरकार जो होगा, जैसे पीएसयूज हैं, पीएसयूज को क्या कहते हैं मतलब उसका अपना जो मान लो कि पीएसयूज का सरकार के पास 100% शेयर है। ठीक है, अभी तो मतलब सरकार मान लो 40% शेयर अदानी अंबानी या किसी कंपनी को दे देती है, या किसी दूसरी कंपनी को, मतलब यूपीपीसीएस 1 लिमिटेड एक कंपनी है, उसको 40% अपना हिस्सा दे देती है गवर्नमेंट, तो ये हो जाएगा क्या कहते हैं विनिवेश। ठीक है, अपना जो अंशधारिता है उसको कम करना। ठीक है, निवेश करना मतलब और ज्यादा इन्वेस्ट करना, विनिवेश करना मतलब इन्वेस्टमेंट से बाहर आना। ठीक है, तो ये एक उदारीकरण की एक प्रक्रिया ही है। ठीक है, फिर राष्ट्रीय निवेश कोष के अनुसार विनिवेश से प्राप्त आय जो प्राप्त आय होगी, ठीक है, कौन सा वो क्या कहते हैं रिसीट होगा, वो 2 प्रकार के रिसीट होते हैं, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। ठीक है, तो अगर हम विनिवेश कर रहे हैं तो एक प्रकार का कैपिटल रिसीट है, हमारी जो असेट है वो कम हो रहे हैं। ठीक है, तो विनिवेश से प्राप्त आय का उपयोग वृहत निवेश
उद्देश्यों जिसमें सामाजिक क्षेत्र की उन योजनाओं में निवेश किया जाएगा जो शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल और रोजगार को बढ़ावा देने में सहायक है। ठीक है, अतः स्पष्ट है कि जो ये जो प्रश्न है इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये क्या कहते हैं इसका सही व्याख्यान नहीं है। अगला, सेवा कर सर्विस टैक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो सर्विस टैक्स या प्रत्यक्ष कर है, नहीं ये सर्विस टैक्स प्रत्यक्ष कर नहीं है, अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स है। यह 1994-95 की अवधि में लागू किया गया था। जी, 94-95 की अवधि में सर्विस टैक्स हमारे वहाँ लागू किया गया था। ठीक है, तो ये आपको ये चीज पता होना चाहिए, और जो सर्विस टैक्स है वो संघ मतलब संघ सूची का विषय है, न कि राष्ट्र सूची का। ठीक है, अब जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया हमारे वहाँ पे, जीएसटी में ही सब समाहित हो गया है। अगला है, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता और शून्य विदेशी सहायता घोषित किया गया था। ठीक है, तो पंचम पंचवर्षीय योजना का। अगला है, सूची सुमेलित करने वाला सवाल है। इंडियन बैंक एक प्रकार का सार्वजनिक बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक एक प्रकार का निजी बैंक है, सिटी बैंक क्या है, सिटी बैंक एक प्रकार का विदेशी बैंक है, और सारस्वत बैंक एक प्रकार का कोऑपरेटिव मतलब सहकारी बैंक है। ठीक है, तो बैंकों के प्रकार आपको पता होना चाहिए। अगला है, सूची 1 को सूची 2 में फिर से सुमेलित करने वाले सवाल आ गए हैं। तो ये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन क्या कहते हैं, इसमें लास्ट वाला दिया नहीं। तो 2005 में आया था राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995 आया था। फिर राष्ट्रीय स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में आया था, और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 में आई थी। ठीक है, तो इसी के हिसाब से आप इसको मिला लीजिएगा। अगला 114 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संगठन भारत के आयात निर्यात को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो भारत के आयात निर्यात को खनिज एवं धातु व्यापार निगम प्रभावित करेगा, आयात निर्यात बैंक बिल्कुल प्रभावित करेगा, राज्य व्यापार निगम प्रभावित करेगा, भारतीय खाद्य निगम, ये सभी जो है आयात निर्यात को प्रभावित करेंगे। ठीक है, अगला सवाल है 115 नंबर का, कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन है कि जो वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन में सभी राष्ट्रों से जैव विविधता के संरक्षण और इसके लाभों के दीर्घकालिक उपयोग के लिए उचित उपाय करने का आह्वान किया गया था। ठीक है, और सेकेंड स्टेटमेंट है, बायो पायरेसी का तात्पर्य व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा खेती एवं स्वदेशी समुदायों के ज्ञान व आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से है, जो संसाधनों तथा ज्ञान पर विशेष एकाधिकार चाहते हैं। तो इसके दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है। ठीक है, तो अम्ल वर्षा जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा होती है, इसीलिए क्या कहते हैं पर्यावरण प्रदूषण का कारण होती है। ठीक है, अम्ल वर्षा क्या होगा, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड की बरसात होगी, उसको ही अम्ल वर्षा कहेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, सम्मिलित करने वाला सवाल है। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो 1972 में। ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम कब आया था, वन संरक्षण अधिनियम आया था 1980 में। ठीक है, जल प्रदूषण अधिनियम कब आया था, 1986 में, प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1986 में। फिर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था, 1974 में। तो इसी हिसाब से आप इसको मैच कर लीजिएगा, 1974, 1986, 1972, 1980। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जियोग्राफिक क्वेश्चन आ गए हैं। पूछा गया है कि उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर में अवस्थित है, बिल्कुल ठीक है। संस्थान वाले सवाल कहाँ अवस्थित है, जो आयोग बार बार पूछता है। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जोरहाट में है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर है। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड में नहीं है। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान जो है वो शिमला में है, सॉरी। ठीक है, अगला सवाल है 119 नंबर का, कि ऋतु जैविकी या घटना विज्ञान से आशय है। ऋतु जैविकी या घटना विज्ञान से क्या आशय है, तो यह पर्यावरणीय परिवर्तन के समय होने वाली पौधों की ऋतुगत गतिविधियों के समय से संबंधित है, जो फेनोलॉजी है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अम्ल वर्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ठीक है, रेन तो अम्ल वर्षा में मुख्यतः सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रदूषक उत्तरदायी होते हैं, अभी हमने ऊपर देखा बिल्कुल होते हैं। या मीथेन उत्सर्जन के संबंध में मदद करती है, तो बिल्कुल करती है। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाते हैं। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करने वाला सवाल है।
फतेहपुर सिकरी कहाँ पर है? तो फतेहपुर सिकरी किसके द्वारा? अकबर के द्वारा बनवाया गया था। जौनपुर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाया गया था। आगरा जो है वो सिकंदर लोदी के द्वारा बसाया गया था। और जामा मस्जिद बदायूं का निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा किया गया है। ठीक है। फिर जनपद और उनके मुख्यालय के बारे में पूछा गया है। तो ये किसमें कौन सा है? ठीक है। अंबेडकर नगर कहाँ पर है? अंबेडकर नगर का मुख्यालय कहाँ पर है? अकबरपुर में। ठीक है। कानपुर देहात का उरई आप सभी जानते हैं। जालौन का कहाँ पर है? अकबरपुर मढ़ी में। और सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ में। ठीक है। सॉरी मिस्टेक हो गया। जालौन का मुख्यालय जो है अकबरपुर माटी में है। और सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ में है। ठीक है। सॉरी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित प्रदेश उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण सही क्रमानुसार लगाना है। ठीक है। तो संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर, संत रविदास नगर, यही उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है। ठीक है। अगला है सूची एक को सूची दो में सुमेलित करना है। जो नवाबगंज पंछी विहार है, नवाबगंज पंछी विहार उन्नाव में है। ओखला पंछी विहार गाजियाबाद में है। समसपुर पंछी विहार हमारे रायबरेली में है। और पार्वती आरंगा पंछी विहार जो है वो कहाँ पर है? गोंडा में है। ठीक है। ये भी सूची को सम्मिलित करने वाले सवाल आ गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो कोसी जो है वो गोरखपुर में नहीं बहती। ठीक है। तो ये जो है यही इसका क्या कहते हैं सही। गंगा जो है वाराणसी जो है गंगा किनारे तट पर है। सुल्तानपुर गोमती, अयोध्या जो है वो सरयू नदी के तट पर है। लेकिन कोसी नदी के तट पर गोरखपुर नहीं है। गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर है, जो घाघरा की सहायक नदी है। अगला सवाल है सूची एक को सूची दो में सम्मिलित करने वाला। तो कैलाश मेला कहाँ पर लगता है? कैलाश मेला लगता है बांदा में। नौचंडी मेला लगता है मेरठ में। काली मंजर मेला लगता है कहाँ पर? सॉरी। कैलाश मेला कहाँ पर लगता है? आगरा में लगता है। नौचंडी मेला लगता है मेरठ में। कालिंजर मेला लगता है बांदा में। और सोरो मेला लगता है एटा में। ये सब आपस में ही सही सुमेलित हैं। ठीक है। अब अगला अगला सवाल 127 नंबर का है। इसमें भी कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं, ये पूछा गया है अगले सवाल में। तो इसमें जो झांसी है वो औद्योगिक केंद्र के लिए नहीं है। ठीक है। उद्योग कहाँ पर स्थापित किए गए हैं उत्तर प्रदेश में? तो जो मुरादाबाद वगैरह यहाँ पे पीतल उद्योग ये सब जो है इसमें किया गया है। लेकिन झांसी में औद्योगिक केंद्र के रूप में उसकी कोई पहचान नहीं की गई है। ठीक है। तो झांसी इसका आंसर नहीं हो पाएगा। अगला सवाल इसमें भी सूची सम्मिलित करने वाले सवाल है। तो सूची एक को सूची दो में सम्मिलित करना है। जो भारत क्या कहते हैं, ये सब एक साथ ही सम्मिलित हैं, सही सम्मिलित हैं। 1 2 3 4। ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 129 नंबर का क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है? ठीक है। सबसे कम महिला साक्षरता रामपुर में है। अगला सवाल है भारत में लिंगानुपात के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी हैं? ठीक है। लिंगानुपात के लिए वो उच्च बालिका मृत्यु दर, ठीक है, बालिका भ्रूण हत्या, बालिकाओं की तुलना में अधिक बालकों का जन्म, ये 2 3 4 ये जो तीनों स्टेटमेंट है उसके लिए उत्तरदायी है। ठीक है। उच्च मातृ मृत्यु दर भी इसका क्या कहते हैं भारत में लिंगानुपात के लिए उत्तरदायी है। माता भी मर जाती हैं, तो उसके कारण भी क्या कहते हैं लिंगानुपात में तो कमी आती है। ठीक है। 131 नंबर क्वेश्चन है। एक नगर किसी ग्राम से भिन्न होता है किन किन वजहों से? ठीक है। तो सामाजिक मूल्यों के संदर्भ में, पारिवारिक संरचना के संदर्भ में, रहन सहन के तरीके के संदर्भ में, आर्थिक क्रियाकलापों के संदर्भ में। ठीक है। तो इन सभी चारों वजहों से जो नगर है वो ग्राम से भिन्न होता है। ठीक है। हम पड़ोसी से कोई मतलब नहीं रखते हैं, या न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली वाला बात आ जाता है, रहन सहन का तरीका आ जाता है, आर्थिक क्रियाकलाप आ जाता है। ठीक है ना। 132 नंबर का सवाल है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक अनुपात ग्रामीण जनसंख्या का है। ठीक है। 133 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से दूसरे जोड़ी के लिए सापेक्षिक शब्द का चयन करें। जो पहला जोड़ी, ठीक है, महाद्वीप एशिया है। ठीक है। महासागर कौन सा है? ठीक है। इसमें से कौन सा महासागर है? ठीक है। तो प्रशांत जो है वो एक प्रकार का महासागर है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, और एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है। और फिर अगला 134 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि एक प्रतियोगिता में 7 खिलाड़ियों ने भाग लिया। ठीक है। एक प्रतियोगिता थी जिसमें 7 खिलाड़ियों ने भाग लिया। विजेता बनने के लिए प्रत्येक खिलाड़ी को अन्य सभी खिलाड़ियों से प्रतिस्पर्धा करनी होगी।
बताइए प्रतियोगिता में कुल कितनी बार मुकाबला किया जाएगा, ठीक है। तो पहले प्रतियोगिता की बाकी छः, मतलब पहले क्या होगी, छः छः प्रतियोगिता होगी, ठीक है, तो छः मुकाबले होंगे। फिर दूसरी जो प्रतियोगिता की बाकी पांच प्रतियोगिता में मुकाबला की संख्या हो जाएगी पांच, ठीक है। तो इसे अगर छः पाँच चार तीन दो एक, लास्ट तक आते आते एक मुकाबला बाकी रह जाएगा, ठीक है, एक प्रतियोगी के लिए। तो इनको सबको जोड़ देंगे हम तो कितने आ जाएंगे, 21। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, मुकाबला किया जाएगा कितनी बार, तो 21 बार मुकाबला किया जाएगा, है ना। अगला सवाल है, जिस प्रकार डेंट को 51 लिखा गया है ना, और लोड को 40 लिखा गया है, तो डेंट इसको 51 लिखा गया है ना, तो डेंट का नंबर कौन सा है, चौथे नंबर पे आता है, एबीसीडी में पांचवें पे आता है, एन 14वें नंबर पे आता है, टी कौन से नंबर पे, 20वें नंबर पे आता है, ठीक है। इनको सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 43, ठीक है। 43 में 8 जोड़ेंगे तो 51 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार लोड में भी देखोगे 12 15 1 4 जोड़ के 32 आएगा, 32 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, ठीक है। तो कोस्ट में सी 3, ओ का नंबर कितना है 15, एस का नंबर कितना है 19, टी का नंबर कितना है 20, ठीक है। इनको सबको जोड़ने पे क्या प्राप्त होता है, 47, 47 प्राप्त होता है, ठीक है। 47 प्राप्त हो रहा है ना, 20 10 30 10 40, नहीं, 20 10 30 10 40 10 50, है ना, 50 और 4 7 57, ठीक है। 57 प्राप्त होगा, 57 में 8 जोड़ देंगे हम तो कितना आ जाएगा, 65, ठीक है। तो 65 इसका जो है उसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, एक दर्पण में देखने पर पता चलता है कि एनालॉग घड़ी सुइयों वाली में 1 बजकर 30 मिनट का समय है, तो बताओ कि सही समय क्या है, ठीक है। एनालॉग वाली जो घड़ी है उसमें समय है 1 बजकर 30 मिनट का समय है, तो 11:60 से 1:30 के बीच में, अर्थात 10:30 बजे का समय जो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा, 10 बजकर 30 मिनट का, ठीक है। अगला सवाल है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो सबसे अलग है, ठीक है। तो इसमें जो किलोग्राम है वो सही है, बाकी सब क्या कहते हैं, ऊर्जा की अलग अलग प्रकार की इकाइयाँ, ठीक है। विद्युत विद्युत से रिलेटेड जो किलोग्राम है द्रव्यमान का मात्रक है ना, तो किलोग्राम ही इसमें सबसे अलग हो जाता है। अगला सवाल, यदि दो संख्याओं का योग 10 है, ठीक है, दो संख्याओं का योग 10 है तथा उनके वर्गों का योग 52 है, तो 7 3 10 और 7 इनके वर्गों का योग 52 होता है क्या, तो इनके वर्गों का योग 52 नहीं होता है। 6 + 4 10 होता है, इनके वर्गों के योग अगर हम देखेंगे तो 52 होता है, तो 6 और 4 और 6 जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, यदि कैच को ड्रॉप कहा जाता है, ड्रॉप को थ्रो कहा जाता है, ठीक है। कैच को क्या कहा जा रहा है, ड्रॉप, और ड्रॉप को क्या कहा जा रहा है, थ्रो, थ्रो को टॉस कहा जा रहा है। तो किसी बॉल आगे बढ़ाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो किसी बॉल को आगे बढ़ाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा, तो टॉस का, थ्रो, ठीक है। थ्रो मारने के लिए कहा जाएगा, थ्रो मारने के लिए क्या कहा जाएगा, टॉस, है ना। फिर अगला सवाल है, फरहान राजू से ज्यादा रन बनाता है ना, फरहान इज ग्रेटर देन राजू, ठीक है। फिर सिमरन किसी है, नीतू से ज़्यादा रन बना रही है, ठीक है। और किंतु राजू से कम रन बनाती है, मतलब राजू इससे ज़्यादा रन बना रहा है, ठीक है। और फरहान इससे ज़्यादा रन बना रहा है, तो सबसे ज़्यादा रन कौन बना रहा है, फरहान बना रहा है, तो 20 का आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये इसके हिसाब से। अब इसमें आगे हिंदी के सवाल आते हैं। निम्नलिखित में से कंगन का तत्सम रूप कौन सा है, ठीक है, तो कंगन का तत्सम रूप कंकड़ हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है, तो बच्चा जो है इसमें तद्भव शब्द है, ठीक है। इनमें से ज्येष्ठ का तद्भवन रूप कौन सा है, तो ज्येष्ठ का तद्भवन रूप जो है वो जेठ है। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है इसमें पूछा गया है, तो कौन सा शब्द इसमें तत्सम नहीं, तो पाहुना जो है वो तत्सम नहीं है। अगला सवाल है, ग्रथ शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, ग्रथ शब्द का तद्भव रूप होगा गीध, ठीक है। फिर अगला सवाल है, उलाहना शब्द का तत्सम रूप क्या है, तो उपालंब। अगला सवाल है, तद्भव चबूतरा शब्द का तत्सम रूप क्या है, तो तद्भव जो है वो चबूतरा शब्द का तत्सम रूप है चतवाल, ठीक है। पोखर शब्द का तत्सम रूप क्या है, तो पोखर का पुष्कर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, तद्भव नहीं पूछा गया है, तो दीपावली जो है वो तद्भव नहीं है। कौन सा शब्द तद्भव शब्द कौन सा है इसके अंदर पूछा गया है, तो विसरना जो है वो तद्भव शब्द है। सही वर्तनी वाले शब्द पूछे गए हैं, तो यहाँ पे धराशायी जो है वो धाराशायी नहीं धराशायी होता है, तो इसकी सही वर्तनी है। शुद्ध वर्तनी का इसमें चयन करना है, तो कुमुदनी, कुमुदनी होता है, कुमिदनी होता है, ठीक है, कुमुदिनी। ये जो है इसके अंदर ये क्या गलती दिया है, कुमुदिनी होगा, ठीक है। तो 152 का आंसर जो होगा वो बी होगा, ठीक है, कुमुदिनी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, ये पूछा गया है, तो प्रतिनिधि जो है वो प्रतिनिधि ये वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है।
अहेतुकी का शुद्ध रूप, अहेतुकी का शुद्ध रूप क्या है? अहेतुकी का शुद्ध रूप जो इसके अंदर दिया गया है वो है अहेतुकी। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है, ये पूछा गया है। तो जो संन्यास है इसकी वर्तनी एकदम शुद्ध है। अगला सवाल 156 नंबर का, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध शब्द है? तो जो कवित्री है ये शुद्ध शब्द है। ठीक है, कौन सा वाक्य शुद्ध है इसके अंदर पूछा गया है। तो सुरेश के लिए पत्र लिखना है, ये जो है ये वाक्य शुद्ध है। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है। वर्तनी की दृष्टि से इसमें शुद्ध शुद्ध शब्द है पारिपार्श्विक। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो भारत में अनेक जाति के लोग रहते हैं, ये शुद्ध वाक्य है। एक ही वर्तनी इसमें शुद्ध है, उसकी पहचान करना है। तो अनानास जो है वो शुद्ध वर्तनी है। फिर समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है? सार्वभौमिक। जिसका यश चारों ओर फैल गया हो उसको क्या कहते हैं? यशस्वी। जिसे किसी से लगाव ना हो उसको क्या कहते हैं? निर्लिप्त। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो धीरोदात। ठीक है, जो जल में चलता है उसको क्या कहेंगे? खींचर। ठीक है, जल में चलने वाला खींचर कहलाता है। जिस पर उपकार किया गया हो वो क्या कहलाएगा? तो उपकृत। ठीक है, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली क्या कहलाती है? कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली अनामिका कहलाती है। और अन्य से संबंध न रखने वाले के लिए एक शब्द कौन सा है? तो अनन्य है। ठीक है, किशोरी शब्द के लिए उचित वाक्य कौन सा होगा इसके अंदर से? तो 12 से 16 वर्ष की आयु की लड़की किशोरी कहलाएगी। जो अपने पद से हटाया गया हो वह क्या कहलाएगा? पदच्युत। ठीक है, फिर विलोम शब्द का इसमें सही युग्म कौन सा है? तो आदृत और तिरस्कृत जो है वो विलोम शब्द का सही है। समास का विलोम क्या होगा? संग्रह। और अनुग्रह का क्या होगा? विग्रह। आधुनिक का विलोम क्या होगा इसके अंदर? तो प्राचीन। उपजाऊ का विलोम इसके अंदर क्या होगा? तो ऊसर। करुण का विलोम इसके अंदर अगर पूछा जाए तो कहाँ है? निष्ठुर, ये निष्ठुर। द्वंद्व का विलोम इसके अंदर क्या होगा? निर्द्वंद। और प्रवृत्ति का विलोम क्या होगा इसके अंदर? निर्वृत्ति। विभव का विलोम इसके अंदर क्या होगा? पराभव। अवरोह का विलोम क्या होगा? आरोह। अवरोही क्रम, आरोही क्रम। ठीक है, हाथी का पर्यायवाची क्या होगा इसके अंदर? मतंग। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो हिमकर जो है वो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, दिनकर होता है। ठीक है, मनसीज का पर्यायवाची क्या होगा? मनसीज का पर्यायवाची होगा कामदेव। प्रतारक किसका पर्यायवाची है? प्रतारक जो है वो ठग का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है? तो निंदा का जो शब्द पर्यायवाची है वो कुत्सा। थोक का पर्यायवाची क्या होगा? थाक। ठीक है, जो है इसमें पूछा गया कौन सा शब्द घड़ा का पर्यायवाची है? तो कूट। कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है पूछा गया है? तो वारित। कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है पूछा गया है? तो अनीक का पर्यायवाची होता है सेना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है? पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है इसके अंदर अचला। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण होगा? तो होगा ओजस्वी। भाषण के लिए जो प्रयुक्त विशेषण होगा ओजस्वी। ठीक है, मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? तो मनस। निम्नलिखित में से किस एक निम्न में से कौन सा एक विशेषण है पूछा गया है? तो आर्थिक जो है एक प्रकार का विशेषण है। कोई आदमी आया है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? ठीक है, तो अनिश्चयवाचक। की कोई आदमी आया पता नहीं कौन सा है, तो अनिश्चयवाचक हो जाएगा। ठीक है, चाय फीकी है, इस वाक्य में फीकी किस प्रकार का विशेषण है? तो गुणवाचक है। ठीक है, चाय का गुण बता रही है। संस्कृति का विशेषण कौन सा है? तो सांस्कृतिक। ठीक है, दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, तो प्राण जो है इसके अंदर मुख्य विशेष है। धावक तेज गति से दौड़ते हैं, वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? तो रीतिवाचक। ठीक है, रीति होती है धावक को तेज दौड़ना चाहिए। यह मेरा घर है, इस वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है? तो सार्वनामिक विशेषण। विशेषणों की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? तो प्रविशेषण कहते हैं विशेषणों की विशेषता बताने वाले को। इस प्रकार जो आपका थर्ड टेस्ट वो पूरा होता है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।